प्रश्न क्या कह रहा है कि हीटर बेस के लिए किस रोधी सामग्री, रोधी का मतलब होता है अचालक, रोधी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। पहला है चांदी, दूसरा है पोर्सलेन, तीसरा है बेकेलाइट और चौथा है तांबा। दोस्तों इस हीटर को कौन नहीं जानता, लगभग सब जानते हैं। और इस हीटर के अंदर अपन देखते हैं क्या क्या होता है। दोस्तों ये होता है, देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये होता है बाहरी आवरण। क्या होता है? बाहरी आवरण। ये बाहरी आवरण होता है। और ये जो बाहरी आवरण होता है ये किसका बना होता है? तो ये पोर्टलैंड सीमेंट का बना होता है। तो यहाँ पे पोर्टलैंड सीमेंट, किसका? पोर्टलैंड सीमेंट का बना होता है। ये अंदर की बात करते हैं कि ये जो प्लेट होती है ये ऊष्मारोधी प्लेट होती है। ये कौन सी है? तो यहाँ पे अपन कहेंगे ऊष्मारोधी। ऊष्मारोधी ये प्लेट होती है और इसके जो खांचे होते हैं, इस खांचों के अंदर हीटिंग एलिमेंट डाला जाता है। तो ये जो प्लेट होती है ये किसकी बनी होती है? ये बात करते हैं, ये आपके पोर्सलिन, ये पोर्सलिन या फिर अपन बात करते हैं पीओपी की बनी होती है। इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे ये हीटिंग एलिमेंट डाला जाता है। यहाँ पे लगभग ये जो प्लेट होती है ये 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना? 1400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को, ये ताप को सहन करने योग्य होती है। यहाँ पे जो हीटर का जो तापमान होता है ये 900 तक ही होता है, लेकिन यहाँ पे इसकी क्षमता जो होती है ये कितनी होती है? 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। बात करते हैं मेरे दोस्तों, ये होता है कनेक्टर। ये क्या होता है? तो यहाँ पे बात करते हैं, ये होता है कनेक्टर। तो ये कनेक्टर होता है और ये कनेक्टर जो होता है ये चीनी मिट्टी का बना होता है। चीनी मिट्टी का बना होता है। यहाँ पे इसके अंदर जो अंदर की तरफ यहाँ पे स्प्रिंग दिखाई दे रही है दोस्तों, यहाँ जो स्प्रिंग दिखाई दे रही है ये स्प्रिंग होती है हीटिंग एलिमेंट। तो हीटिंग जो एलिमेंट होता है, इस हीटिंग एलिमेंट की बदौलत यहाँ ये हीटिंग एलिमेंट है। और ये हीटिंग एलिमेंट जो होता है ये किसका बना होता है? तो अपन कहते हैं ये नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम। तो ये नाइक्रोम का बना होता है जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं? यहाँ ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा हीटर। और यहाँ पे बात करते हैं, एक ये होती है, ये ग्रिल होती है। क्या होती है? ये ग्रिल होती है। और ये किसकी बनी होती है? ये जीआई की बनी होती है, यानी कास्ट आयरन की ये बनी होती है। जीआई तो खैर नहीं कह सकते, ये कास्ट आयरन की ये बनी होती है। तो ये पूरा का पूरा हीटर है, तो आराम से ये कार्य करता है। किस पर? एसी डीसी दोनों पर कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो अपन कहेंगे ये पोर्सलिन बनी होती है, क्योंकि वो किसके लिए पूछ रहा है कि ऊष्मारोधी रोधी सामग्री का उपयोग किया जाता है, यानी बेस, हीटर बेस के लिए कह रहा है। तो ये बेस प्लेट होती है। तो इस बेस प्लेट जो होती है ऊष्मारोधी प्लेट कह दीजिए, या फिर इसे क्या कहते हैं? बेस प्लेट कहते हैं। बेस प्लेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका हो गया ये। अगला प्रश्न आता है और अगला प्रश्न देखिएगा, और नंबर 2 प्रश्न है। और नंबर प्रश्न 2 क्या कह रहा है, आइए समझते हैं नंबर 2 प्रश्न को। तो यहाँ पे यहाँ पे एक ध्रुव के तहत कई स्लॉट्स में वितरित ईएमएफ के वेक्टर योग तथा प्रेरित ईएमएफ के अंकगणितीय योग का अनुपात खालिस्तान होता है। दोस्तों ध्रुव का मतलब होता है पोल। तो पोल के तहत कई सारे स्लॉट्स हैं। तो ध्रुव के तहत जो होता है स्लॉट्स के वितरित ईएमएफ, जो स्लॉट्स के अंदर जो ईएमएफ पाया जाता है वो ईएमएफ का वेक्टर योग हो गया। ठीक है। दूसरा होता है यहाँ पे प्रेरित ईएमएफ का अंकगणितीय योग होता है, यानी 2 ईएमएफ हो गए अपने पास में, एक वितरित ईएमएफ हो गया और एक हो गया आपका प्रेरित ईएमएफ का योग। तो योग का अनुपात होता है, मैं अगर पूरा लिखना चाहूँ तो यहाँ पे वितरित ईएमएफ और दूसरा है नीचे प्रेरित ईएमएफ का गणितीय योग आ गया और यहाँ पे आ गया वेक्टर योग। इन दोनों का जो अनुपात होता है वो आपका क्या कहलाएगा? तो दोस्तों वो कहलाता है वितरण फैक्टर कहलाता है। वितरण
फैक्टर, वितरण फैक्टर कहलाता है। तो ये वितरण क्या कहलाएगा, वितरण फैक्टर के नाम से जाना जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न क्या आ गया, 3 नंबर, और 3 नंबर क्या है, आइए देखते हैं 3 नंबर को। अगर 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 7 किलो ओम के 3 रजिस्टर को एक सीरीज में 30 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध और करंट दोनों ज्ञात करने हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे 3 प्रतिरोध है, और श्रेणी क्रम का मतलब होता है मेरे दोस्तों इस प्रकार से, और यहाँ पे इस प्रकार से जोड़ा गया है, और यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज कितना है, 30 है, ये 1 किलो ओम है, ये 2 किलो ओम है, और ये 7 किलो ओम है। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल RT की बात करता हूँ तो 1 + 2 + 7 बराबर कितना, 10 किलो ओम। ये तो कुल प्रतिरोध हो गया, ये तो कुल प्रतिरोध हो गया। और आपसे पूछ रहा है कि धारा ज्ञात कीजिए, तो भैया V बराबर क्या होता है, IR होता है। ये फॉर्मूला अपन को पता है, तो सीधा ज्ञात कर लीजिए, I बराबर V/R। तो V कितना है, तो यहाँ पर 30 है, R कितना है, तो ये 10 किलो है, यानी कि यहाँ पे ये भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया 10,000। तो भैया 1 0 से तो 1 0 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इस 10,000 का भाग इसके अंदर देते हैं, 10,000 का भाग किस में देते हैं, तो यहाँ पे अब आपका जो मान आएगा, अपना भाग नहीं जा रहा, तो अपन ने कहा पॉइंट लगाई, पॉइंट लगाया तो 3 के आगे 0 लगा दी, फिर नहीं गया, फिर यहाँ लगा दिया, अब भी 1,000 है, तो यहाँ पे फिर 0, फिर 0। अब यहाँ पे मेरे दोस्तों 1,000 का भाग 3,000 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो ये एम्पियर होता है। तो यहाँ अपन कहेंगे कि इतने एम्पियर आ गए, लेकिन ऑप्शन के अंदर इतना नहीं है। अब क्या करना है, क्योंकि वहाँ ऑप्शन में मिली के अंदर दिया गया है, तो यहाँ पे अपन को 1,000 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1,000 से अगर गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3, और 3 के आगे कितनी 0 है, 3 0। तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, 3 संख्या के बाद पॉइंट लग गया, तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 3 मिली एम्पियर। कितना आ जाएगा, तो अपन कहेंगे I बराबर कितना आ जाएगा भैया, 3 मिली एम्पियर होता है। या सीधा इसको काट देते तो यहाँ भी हो जाता, क्योंकि 3,000 से 1,000 से इंटू कर देते, 1,000 से 1,000 चला जाता, सीधा 3 बच जाता, ठीक है। तो यहाँ पे भैया आपका क्या आ गया, तो यहाँ अपन कहते हैं कि एक तो 10 किलो ओम आ गया, और एक 3 मिली एम्पियर। 10 किलो ओम तो लगभग सभी में है, देखो 10 किलो ओम आ गया, लेकिन अपन को 3 मिली एम्पियर लेना, तो ये तो राइट ऑप्शन सीधा क्या हो जाएगा, C ऑप्शन होता है, ठीक है। अगला, और अगला प्रश्न है यहाँ पे, तो अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, और 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे। सरल वोल्टाइक बैटरी का नेगेटिव इलेक्ट्रोड या कैथोड खालिस्तान बना होता है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, देखो प्राइमरी सेल होते हैं, तो प्राइमरी काफ़ी होते हैं। एक जैसे कि बात करते हैं वोल्टाइक, ठीक है, यहाँ पे वोल्टाइक सेल। एक होता है डेनियल सेल, डेनियल। एक होता है लेक लांची, यहाँ पे लेक लांची सेल। एक होता है शुष्क सेल, यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक होता है जैसे मरकरी सेल, और एक होता है जैसे सिल्वर ऑक्साइड सेल, सिल्वर ऑक्साइड। ये ऑक्साइड यहाँ भी लगता है ना, ऑक्साइड सेल। एक जैसे बात करते हैं कौन सा, लिथियम ये। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो यहाँ पे कैथोड छड़ की बात करें तो मेरे दोस्तों कैथोड जो छड़ होती है इसमें किसकी बनेगी, तो अपन बात करते हैं जस्ता। तो यहाँ पे ये जस्ते की बनती है, जस्ता। तो यहाँ भी जस्ते की, यहाँ भी जस्ते की, ये भी जस्ता, ये भी जस्ता, ये भी जस्ता। लेकिन यहाँ पे किसकी बनी होती है, तो यहाँ लिथियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लिथियम की बनी होती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एनोड की, कि एनोड छड़ किसकी बनी होती है, तो मेरे दोस्तों ये कॉपर की बनी होती है, ये कॉपर की बनी होती है, ये कार्बन की होती है, ये भी कार्बन की बनी होती है। यहाँ पे ये स्टेनलेस स्टील यानी कि डायरेक्ट अपन बोले तो स्टील की बनी होती है, और ये भी स्टील की बनी होती है, जबकि यहाँ पे कार्बन की बनी होती है। तो ये इतना तो थोड़ा आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज की बात करता हूँ तो इसका होता है 1.08 वोल्टेज,
इसका होता है 1.1 वोल्टेज या 11 वोल्टेज कह दीजिए। लेक लांची का होता है 1.40 से 1.46 तक होता है। शुष्क सेल का 1.5 वोल्टेज होता है। मरकरी जो सेल होता है, यहाँ पे मैं बात करूँ मरकरी सेल तो 1.40 वोल्टेज होता है। सिल्वर की बात करते हैं तो 1.50 होता है, 1.50 होता है। और लिथियम की बात करते हैं तो 2.5 से 3.6 वोल्टेज होता है। तो ये वोल्टेज अपन को देखने को प्राप्त होते हैं वोल्टेज। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन को पूरा का पूरा याद रखना है। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और ये 7 नंबर। सबसे ज़्यादा जो दक्षता होती है वो इसी की होती है, एफिशिएंसी इसी की होती है। जीवन काल की बात करें एज की तो एज भी इसी की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये वेरी मोस्ट वोल्टेज भी सबसे ज़्यादा इसी का होता है। तो सबसे ज़्यादा ये होता है। एवरेज अगर पूरा इसकी एवरेज की बात करें तो 70% इसकी एफिशिएंसी होती है प्राइमरी सेलों की। तो यहाँ पे सरल वोल्टाइक, तो भैया वोल्टाइक जो सेल होता है, वोल्टाइक जो सेल होता है इसके अंदर किसका पूछ रहा है, जस्ते का। तो इसमें पूरा आ जाएगा जस्ता यानी जिंक प्रयोग अपन करते हैं। तो ये ठीक है। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे और 5 नंबर प्रश्न है। और 5 नंबर प्रश्न क्या आता है, आइए देखते हैं 5 नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है। तो 5 नंबर किसको क्या कहते हैं, आइए 5 नंबर है, इनमें से कौन सी एक गीली बैटरी यानी वेंट प्लग होता है। दोस्तों यहाँ पे लेड एसिड बैटरी होती है, डेनियन सेल होता है, क्लार्क सेल होता है और एक गैल्वेनिक सेल होता है। यहाँ पे जैसे कि अपन बात करते हैं निकल जो सेल बैटरी होती है वो भी एक तर बैटरी होती है, जबकि ऑप्शन के अनुसार देखते हैं तो लेड एसिड बैटरी होती है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, लेड एसिड बैटरी एक तर बैटरी होती है यानी गीली बैटरी होती है। दोस्तों इसके अंदर ये जो दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा ये एक सेल होता है। तो अनेक सेलों को अगर समूह बनाते हैं तो वो बैटरी कहलाती है। भाई बैटरी क्या है, तो अपन कहते हैं कि बैटरी जो होती है ये अनेक सेलों का समूह है, यानी सेलों का समूह, सेलों का समूह। तो यहाँ पे सेलों का समूह कौन है, बैटरी। भाई सेल का प्रतीक तो ये होता है, जबकि बैटरी का क्या होता है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, लगभग इतने सेल होते हैं तब जाके ये बैटरी तैयार होती है। तो यहाँ पे इन बैटरियों को जैसे आउट वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो समांतर में जोड़ते हैं, सॉरी श्रेणी में जोड़ते हैं। और अगर धारा क्षमता ज़्यादा चाहिए, आपको धारा क्षमता ज़्यादा चाहिए तो इसको अपने समांतर के अंदर जोड़ते हैं। तो ये ध्यान रखना है। अब लेड एसिड बैटरी होती है, राइट ऑप्शन तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेड एसिड बैटरी होती है। लेड एसिड बैटरी के अंदर ध्यान रखना जो इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, क्या डाला जाता है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो H2SO4 होता है, H2SO4 होता है। यहाँ इस इलेक्ट्रोलाइट का जो सामान्य तापमान होता है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो बना होता है यहाँ पे तेजाब एक होती है और अनुपात में यहाँ पे अपन लेते हैं आसुत जल। कौन सा, आसुत जल। तो आसुत जल होता है, आसुत जल का मतलब ये 3। तो यहाँ पे तेजाब अनुपात आसुत जल होता है तो 1:3 के अंदर होता है। तेजाब को हमेशा आसुत जल के अंदर मिलाया जाता है। इसमें प्रत्येक जो सेल होता है, इसका जो प्रत्येक सेल होता है ये पूर्ण चार्ज पर 2.2 वोल्टेज उत्पन्न करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ। और इस बैटरी की जो क्षमता होती है, बैटरी की जो क्षमता होती है ये हमेशा एम्पियर हावर के अंदर लेते हैं। किस में लेते हैं, एम्पियर हावर के अंदर आती ही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है 6 नंबर। और यहाँ पे जो 6 नंबर प्रश्न है तो ये क्या है, तो इसको ध्यान से समझिएगा 6 नंबर को। यहाँ पे आपको एक एक प्रश्न बहुत ही अच्छे से करना है। तो यहाँ पे बात करते हैं, आइए देखते हैं। ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें आसानी से चुंबकीय किया जा सकता है और काफ़ी मजबूत चुंबक बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी मजबूत चुंबक बनाया जा सकता है। पदार्थ कौन से हैं, तो यहाँ पे बात करते हैं कि चुंबकीय पदार्थ। मेरे दोस्तों यहाँ पे चुंबकीय पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कि फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक को अपन कहते हैं कि लोहा चुंबक। क्या कहते हैं, लोहा चुंबक। एक होता है यहाँ पे कि पैरा चुंबक, और पैरा को कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। यहाँ पे एक होता है डाया, और डाया को कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसमें क्या होता है कि
कि जो चुंबक होता है तो कोई पदार्थ लेके जाते हैं, यानी इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ वृद्धि कितनी हो जाती है, तो लगभग अपन कहते हैं 1000 तक होती है चुंबकशीलता में। इसमें मात्र 1 या 1 से कुछ अधिक, 1 से कुछ अधिक होती है यहाँ पे, और इसमें क्या होती है, उल्टी घट जाती है, यानी 1 से कम, 1 से क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक होती है। तो भैया फेरोमैग्नेटिक के अंदर होता क्या है, यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक जो होती है, इस फेरोमैग्नेटिक में चुंबकशीलता ज़्यादा होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है, तो धनात्मक होती है, जबकि यहाँ ऋणात्मक पाई जाती है। तो ये सारी है। अब ये फेरोमैग्नेटिक में पदार्थ कौन से हैं, तो भैया इसमें यानी लोहा आता है, कोबाल्ट आता है, निकेल आता है, गिलोडेनियम आता है, ठीक है, ये सारे आते हैं। जबकि पैरा चुंबकीय में क्या होता है, जैसे सोडियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है, ऑक्सीजन होती है, मैग्नीज होता है, मैग्नीशियम होता है। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, पैरा के अंदर आते हैं। जबकि डाया के अंदर क्या आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है, तांबा आता है, सोना चांदी आता, सोना भी आता है, चांदी भी आती है, ठीक है, यहाँ पे बिस्मित भी आता है, पारा आता है, पानी आता है, नमक आता है, लकड़ी आता है। तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, ये डाया के अंदर आ जाते हैं। तो आपसे सीधा यही पूछा है कि चुंबक किस चुंबकीय किया जा सकता है और काफ़ी मजबूत बन जाता है, तो अपन क्या कहेंगे, वो होता है फेरोमैग्नेटिक, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, फेरोमैग्नेटिक होता है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे 7 नंबर, और 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पे चौक की वजह से ट्यूब लैंप सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे जो चौक लगा रहे हैं, चौक के अंदर जो ट्यूब लैंप सर्किट होता है, क्योंकि चौक होता है और चौक जब होता है तो ये कार्य करता है, तो इसमें प्रेरणक की तरह काम करता है, प्रेरण, ये प्रेरण है, तो ठीक है, चौक है, प्रेरक है। और प्रेरक जो होता है कि इसमें जो धारा होती है ना, वो धारा होती है पीछे, और जबकि वोल्टेज होता है आगे। तो यहाँ पे ये जो काम करेगा, इसके अंदर धारा पीछे होती है और वोल्टेज क्या होता है, आगे होता है, क्योंकि ये कुंडली है और कुंडली के अंदर हमेशा वोल्टेज क्या रहता है, आगे रहता है, और धारा क्या रहती है, पीछे। तो यहाँ पे धारा परिवर्तन का विरोध होता है। इसमें किसका विरोध होता है, तो अपन कहेंगे धारा परिवर्तन का विरोध होता है। जब विरोध होता है तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर होता है वो हमेशा कौन सा रहेगा, पश्चगामी होता है। कौन सा रहेगा, पश्चगामी, यानी कि अपन कहेंगे लेगिंग होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन होता है। अगला, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर, और 8 नंबर क्या है, आइए देखते हैं 8 नंबर को। 8 नंबर को, एक डीसी जनरेटर का आर्मेचर तरंग कुंडलित है तो उत्पन्न कौन से सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो उत्पन्न कौन से सूत्र से ज्ञात करते हैं, तो दोस्तों सामान्य जो होता है तो अपन कहते हैं E बराबर फाई जेड एन पी अपोन में क्या होता है, 60A होता है। ये चीज़ अपन को पता है यो, ठीक है। अब वो कह रहा है ऑलरेडी कि यहाँ पे तरंग कुंडलन है, ये तरंग कुंडलन है, यानी वेव कुंडलन। और मेरे दोस्तों ए का मान जो होता है तरंग कुंडलन में, किसमें, यानी वेव वाइंडिंग में, ए बराबर कितना होता है, फिक्स होता है 2। तो मैं ए की जगह कितना लिखूंगा, 2 लिखूंगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फाई जेड एन पी अपोन में भाई 60 इंटू क्या करूँगा, 2 करूँगा, और 60 इंटू 2 का मतलब कितना होता है, 120 होता है। तो यहाँ पे फाई जेड एन पी अपोन में 120 होता है, और ये एंड में ये आपका रिजल्ट मिलता है। अब इसमें से देख लीजिए, क्योंकि फाई जेड एन पी 60A, तो ये जो होता है, अब ये जो होगा ये लेप में भी काम करेगा और वेव में भी काम करेगा, लेकिन ये पर्सनल कह रहा है कि वेव कुंडलन के लिए ही चाहिए। तो भैया यहाँ 60 ऊपर क्यों जाएगा, यहाँ 60 गलत है, और यहाँ फाई जेड एन पी अपोन में 120। तो राइट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ 9 नंबर, और 9 नंबर क्या है भैया, तो यहाँ पे आइए देखते हैं दोस्तों, जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल रोधी का विभव कितना होता है। दोस्तों यहाँ पे 2 पदार्थ होते हैं, एक होता है जर्मेनियम और एक होता है SI। यहाँ पे मैं बात करता हूँ रोधी का विभव, यानी कि रोधी का विभव, और रोधी का जो विभव होता है ना, ये जर्मेनियम का होता है 0.3, और यहाँ पे रोधी का विभव की अगर मैं बात करता हूँ तो ये सिलिकॉन का होता है 0.7 वोल्टेज। इधर मैं बात करता हूँ रोधी का विभव तो इधर आ गया, लेकिन ऊर्जा
अंतराल, ऊर्जा अंतराल। तो यहाँ पे जो ऊर्जा अंतराल जो होता है, ऊर्जा अंतराल, तो यहाँ पे जर्मेनियम का ऊर्जा अंतराल कितना होता है, तो भैया इसका होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सिलिकॉन का कितना होता है, तो 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सामान्य टेम्परेचर पर होता है, जबकि जीरो टेम्परेचर पर ज़्यादा हो जाता है, लगभग ये 1.21 के समथिंग हो जाता है। तो आपसे रोधी का विभव पूछे तो ये, और ऊर्जा अंतराल पूछे तो ये, और जबकि ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, ये आपके शुद्ध अर्धचालक होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब आपसे जर्मेनियम पूछ रहा है तो जर्मेनियम को उठाओ 0.3 कर दीजिए, सीधा सीधा ये। सिलिकॉन पूछे तो सिलिकॉन 0.7 कर देंगे, ये रोधी का विभव गया। ऊर्जा अंतराल पूछे तो ये ऊर्जा अंतराल अपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलिएगा। और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 10 नंबर, और 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए 10 नंबर प्रश्न को, तो यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को की बात करते हैं। तो अर्धचालक पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है। तो भैया अर्धचालक जो पदार्थ होता है ना, यहाँ पे मैं बात करूँ कि एक होता है चालक, ठीक है, एक होता है अचालक, ठीक है, और एक होता है अर्धचालक, ये अर्धचालक ये। तो भैया इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रतिरोध होता है तापमान के क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है, जबकि यहाँ पे प्रतिरोध होता है वो तापमान के क्या होता है, विलोम अनुपाती होता है। और यहाँ इसमें क्या होता है, इसमें भी जो प्रतिरोध होता है वो तापमान के विलोम अनुपाती होता है, लेकिन इसमें जो प्रभाव होता है वो इसकी अपेक्षा बहुत नगण्य होता है, अर्थात इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा ही रहता है। तो ये किसी काम का नहीं होता है, इसमें प्रतिरोध ज़्यादा ही रहता है। भाई यहाँ तापमान बढ़ा रहे हैं, प्रतिरोध घटेगा, लेकिन जैसे अपन कहते हैं कि 5 गुना बढ़ाया तो 5 गुना नहीं होगा इसमें, यानी कि यहाँ बहुत कम प्रतिरोध घटेगा, अर्थात उसमें धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ताप गुणांक की बात करते हैं, ताप गुणांक की बात करते हैं, तो इसमें ताप गुणांक जो होता है वो कौन सा होता है, तो यहाँ ऋणात्मक होता है। और यहाँ का जो ताप गुणांक होगा, ये ताप गुणांक भी इसमें कौन सा होगा, तो अपन बात करेंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक होता है। और इसमें ताप गुणांक जो होगा, ताप गुणांक, तो इसका ताप गुणांक कैसा होता है, तो अपन कहेंगे धनात्मक होता है, यहाँ पे धनात्मक पाया जाता है। अब किसका पूछ रहा है, चालक का पूछे, अचालक का पूछे या अर्धचालक का पूछे, इन दोनों का ऋणात्मक होगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जैसे 2 गुना कम होता है तो ये 2 गुना बढ़ेगा, इसमें ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ को मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे चालक चालक में तो समानुपाती है, तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, इसलिए ताप गुणांक कैसा होता है, धनात्मक। ये अर्धचालक का पूछ रहा है, तो भैया अर्धचालक में तो कैसा होगा, तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी ऋणात्मक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, और यहाँ पे अपन आगे चलते हैं तो ये देखिएगा 11 नंबर प्रश्न पे पहुँच चुके हैं। और 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पे पी प्रकार का पदार्थ बनाते समय उनमें अशुद्धियों के रूप में कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, देखो क्या कि एक होता है पी प्रकार और एक होता है एन पदार्थ, ये दोनों पदार्थ हैं। और दोनों पदार्थ होते हैं, ये कब तैयार होंगे, कि जब हमारे पास में Ge और Si यानी कि ये दोनों होंगे, और ये होते हैं चतुर्थ संयोजी, यानी इनकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कक्षा में तो अपन कहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे पी जो पदार्थ तब बनेगा जब ये कुछ अशुद्धि होती है, और वो अशुद्धि कितने संयोजी होगी, तो बात करेंगे त्रिसंयोजी, 3 संयोजी होती है, 3 संयोजी होती है। और यहाँ पे जो अशुद्धि होगी वो पंच संयोजी होती है, पंच संयोजी होती है। और पंच संयोजी को किस में मिलाएं अपन, इसमें मिलाएंगे तो फिर क्या बनेगा, ये बनेगा। त्रिसंयोजी को इसमें मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, इस प्रकार से। तो ध्यान रखिएगा भाई, त्रिसंयोजी अशुद्धि को इसमें मिलाएंगे तो पी प्रकार बनेगा, और पंच संयोजी को इसमें मिलाएंगे तो ये बनेगा। अब ये पूछा जाता है कि त्रिसंयोजी जो अशुद्धि होती है, यहाँ पे त्रिसंयोजी अशुद्धि, तो ये अशुद्धि जो होती है वो कौन कौन सी है, तो यहाँ पे ध्यान से समझना है आपको। यहाँ जैसे कि अपन बात करते हैं इंडियम, गैलियम, बोरॉन, यहाँ पे एल्यूमिनियम,
तो ये मेरे दोस्तों आपकी कौन सी अशुद्धि हो गई, ये त्रिसंयोजी अशुद्धि हो गई। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी अशुद्धि पकड़ो और इसमें मिलाओ तो ये पी प्रकार बन जाएगा। यहाँ पे पंच संयोजी की अगर बात करते हैं तो पंच संयोजी में मेरे दोस्तों ध्यान रखना, आर्सेनिक, आर्सेनिक, यहाँ पे आर्सेनिक, एंटीमनी, क्या एंटीमनी, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मित हो गया, बिस्मित, बिस्मित हो गया। इसके अलावा बिस्मित हो गया फास्फोरस, फास्फोरस, ये तो ये सारी की सारी जो है ये कौन से संयोजी होती है, ये पंच संयोजी होती है। पंच संयोजी को यहाँ जर्मेनियम में सिलिकॉन में मिलाते हैं तो एन प्रकार पदार्थ बनता है, और जबकि यहाँ पे इन सबको ये कौन सी अशुद्धि है, तो अपन कहेंगे त्रिसंयोजी। और त्रिसंयोजी को किस में मिलाएंगे, जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिलाते हैं तो पंच ये पी प्रकार पदार्थ तैयार होता है। तो भैया पी प्रकार के लिए आपसे कौन सा पूछ रहा है, इंडियम, गैलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे देखो ये गैलियम मैच खा गया, इंडियम भी हो गया और बोरोन भी हो गया, इसका मतलब उपरोक्त सभी सीधा सीधा हो गया, मैच खा गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो अगर एक दो याद होता तो क्या कर सकते थे का, जी नहीं। तो यहाँ पे अपने को बिल्कुल क्लियर जवाब होना चाहिए। आगे अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न है जो क्या है, तो यहाँ 12 नंबर प्रश्न है। और 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ट्रामवे प्रयोग तो होते हैं। ट्रामवे मेरे दोस्तों ये क्या होता है, जैसे एक लाइन होती है यहाँ पे और ट्रामवे होता है, तो ये एक ऐसा होता है कि तारों पे लटक कर चलते हैं, जैसे रोप वे होते हैं, तो एक तरह का ये रोप वे ही होता है। अब कई भी पूछ लेता है कि ट्रामवे की धरातल से यानी कितनी ऊंचाई होती है, तो भैया 10 मीटर होती है। कितनी मीटर होती है, 10 मीटर होती है। और इसके अंदर क्या प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ एसी त्रिकलीय मोटर होती है, डीसी श्रेणी मोटर होती है, और एसी एकल कलीय कैपेसिटर मोटर होती है, डीसी शंट मोटर होती है। तो अपन बात करेंगे कि इसके अंदर कौन सी मोटर होती है, तो यहाँ ट्रामवे के अंदर हमेशा डीसी श्रेणी मोटर हम प्रयोग करते हैं। तो अधिक खिंचाव के लिए यहाँ पे कौन सी मोटर प्रयोग करेंगे, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा ट्रामवे में कौन सी मोटर है, डीसी श्रेणी मोटर है। ये डीसी श्रेणी जो मोटर होती है, ये डीसी श्रेणी मोटर, ध्यान रखिएगा, डीसी श्रेणी मोटर अधिक खिंचाऊ, अधिक खिंचाऊ, या आप कह सकते हो भारी लोड। तो भारी लोड का मतलब हो गया जैसे क्रेन है भाई, यहाँ पे डीसी श्रेणी मोटर है, जैसे कि आपके क्रेन के अंदर प्रयोग करते हैं। इसके अलावा होएस्ट के अंदर प्रयोग करते हैं। इसके अलावा क्रेन हो गए, ट्रेन के इंजन में प्रयोग करते हैं, ट्रेन, तो ट्रेन के अंदर भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा लोकोमोटिव जो भी विभाग होते हैं। इसके अलावा ट्रैक्शन, तो ट्रैक्शन कार्य जो होते हैं उनमें भी हम प्रयोग करते हैं। जबकि डीसी शंट का जो प्रयोग किया जाता है वो नियत चाल के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं तो नियत चाल के लिए हम प्रयोग करते हैं। जबकि एसी त्रिकलीय जो मोटर होती है या आपकी समर्सिबल मोटर होती है, चक्के के अंदर प्रयोग करते हैं, तो ये काफ़ी जगह पर प्रयोग करते हैं। और एसी एकल कलीय कैपेसिटर मोटर जो होती है, ये आपकी जैसे एसी मोटर होती है उसमें भी प्रयोग करते हैं, फ्रिज होता है उसमें प्रयोग करते हैं, वॉशिंग मशीन होती है वहाँ प्रयोग करते हैं। तो काफ़ी जगह ये मोटर प्रयोग की जाती है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट में ये आपका राइट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट प्रश्न होता है ये, और अगला प्रश्न होता है 13 नंबर प्रश्न। और भैया 13 नंबर प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पे ये 13 नंबर प्रश्न है। तो ये ट्रांजिस्टर में कलेक्टर व बेस जंक्शन होता है। ट्रांजिस्टर में कलेक्टर व बेस जंक्शन होता है। मैं बात करता हूँ इस प्रकार से, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ये तो मेरे दोस्तों ये तो जैसे कि मैंने पी कोई सा भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे इस प्रकार से ये, और इसको कर दिया जाता है अर्थ। अब दोस्तों यहाँ पे ये होता है हमेशा एमीटर, ये होता है हमेशा बेस, और ये होता है हमेशा कलेक्टर। अब ये पूछ रहा है कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। अब देखो यहाँ पे अपन को पता होता है कि अगर पी पदार्थ होता है, क्या पी प्रकार पदार्थ होता है, या फिर ऐसे कर दीजिए आप पी और एन। अगर पी को मैं बैटरी के पॉजिटिव और एन को हमेशा बैटरी के नेगेटिव से जोड़ता हूँ तो ये फॉरवर्ड वाइस होती है। जबकि पी और एन दो होते हैं ये।
अगर बैटरी को पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से अगर जोड़ता हूँ तो ये हमेशा रिवर्स वाइस होता है। तो भैया पी प्रकार को मैं पॉजिटिव से और एन को हमेशा नेगेटिव से जोड़ता हूँ तो ये हमेशा क्या होगा, फॉरवर्ड वाइस होता है, फॉरवर्ड होगा और हमेशा इधर बाईं ओर होता है। जबकि इधर देखो पी प्रकार को, सॉरी ये नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, तो ये हमेशा नेगेटिव होता है और ये एन पदार्थ को किससे जोड़ दिया, पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो ये हमेशा कौन सा वाइस हो जाएगा, रिवर्स वाइस। तो कलेक्टर जो होता है हमेशा वो रिवर्स वाइस में होता है और एमिटर होता है ये हमेशा किस में होता है, तो अपन कहते हैं फॉरवर्ड वाइस में होता है। तो ये कह रहा है कलेक्टर और बेस, कलेक्टर और बेस की अगर कंडीशन पूछी जाए तो आपका रिवर्स वाइस, अगर ये एमिटर और कलेक्टर पूछा जाए तो फॉरवर्ड वाइस होती है। ध्यान रखिएगा कलेक्टर का क्षेत्र ज़्यादा होता है और एमिटर का क्षेत्र कम होता है, जबकि बेस का सबसे कम होता है। इसमें अशुद्धि सबसे ज़्यादा होती है, इसमें अशुद्धि सबसे कम होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ क्षेत्र के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, तो यहाँ पे ये कलेक्टर सबसे बड़ा होता है, फिर आपका एमिटर होता है और सबसे छोटा जो होता है ये बेस होता है। मैं बात करता हूँ डोपिंग, अगर डोपिंग के अनुसार बात करूँ, डोपिंग के अनुसार तो डोपिंग सबसे ज़्यादा तो किस में होगी, एमिटर में, सबसे ज़्यादा होगी एमिटर में, फिर होती है कलेक्टर में और सबसे कम होती है बेस के अंदर होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो अपना ये पूछ रहा है कलेक्टर और बेस, तो कलेक्टर और बेस तो हमेशा रिवर्स वाइस, हमेशा रिवर्स वाइस में होता है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा और अगला प्रश्न आता है 14 नंबर प्रश्न है और 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न आ चुका है। सबसे तेज एवं सबसे धीमा जलने वाला लैंप क्रमश होता है। दोस्तों सबसे तेज और सबसे धीमा वही जलेगा जो ताप के कारण उत्पन्न होता है। जैसे आपके सोडियम वेपर लैंप है, सबसे धीरे धीरे जलता है। मरकरी वेपर लैंप है, 5 से 10 मिनट लेता है। जबकि तेज वो चलेगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, तो रैपिड स्टार्ट, बिल्कुल रैपिड स्टार्ट जो होता है सबसे तेज जलने वाला होता है। तो यहाँ कहेंगे सबसे तेज प्रचालन, तो यहाँ किसका, रैपिड स्टार्ट होता है, रैपिड स्टार्ट ये, ठीक है ये। और सबसे धीमा कौन सा होता है, सबसे धीमा कौन सा होगा, तो अपन सीधा कहेंगे कि सबसे ज़्यादा ताप दीप्त लैंप, सबसे धीमा जो होता है कि ताप दीप्त, सबसे धीमा जो होगा वो हो जाएगा आपके सबसे धीमा ताप दीप्त, या फिर आप कहते हैं देखो रैपिड स्टार्ट इंसुलेट, ये नहीं होगा, रैपिड स्टार्ट पूर्व तप्त और इंसुलेटन, ये इंसुलेटेड तो कहाँ से आएगा इसमें, तो यही बच रहा है बस। तो यहाँ पूर्व तप्त, तो यहाँ पहले तप्त होगा फिर उसके बाद ये जलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे जलने में लैंप क्रमश होंगे। सबसे तेज़ तो कौन सा जलेगा, रैपिड स्टार्ट, जैसे आपके एलईडी होती है, सीएफएल होती है, ये किस में आते हैं, रैपिड के अंदर आते हैं। और सबसे धीमा कौन सा आता है, तो यहाँ ताप दीप्त होता है, ठीक है। तो ये अब अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। तो अपन बात करते हैं यहाँ कि सजावटी लैंप परिपथ के लिए ड्रम स्विच का उपयोग क्या कार्य होता है। दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ये जो सजावटी लैंप होते हैं ये हमेशा किस क्रम में जुड़े होते हैं, तो अपन कहते हैं कि भैया ये श्रेणी क्रम में होते हैं। ये सजावटी लैंप, और सो सजावटी जो लैंप होते हैं इसमें इस प्रकार से होता है, और ये हमेशा किस क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में। अब इसको ऐसे लगता है रनिंग अवस्था में, यानी ये जलते बुझते रहने चाहिए। तो भैया छोटी क्षमता में, यानी निम्न वोल्टेज, तो निम्न वोल्टेज में तो फ्लैशर, ठीक है, फ्लैशर का प्रयोग करते हैं, जिसे मास्टर लैंप कहते हैं, मास्टर लैंप। जबकि उच्च वोल्टेज, तो उच्च वोल्टेज में यहाँ पे ड्रम स्विच प्रयोग करते हैं, ड्रम
स्विच प्रयोग करते हैं। शादी समारोह में देखते हो आपकी जो लैंप है वो जलते हुए ऐसे लगता है जैसे कोई भग रहे हो, तो वो सारा काम किसका होता है? अगर छोटे लैंप है तो फ्लैशर लैंप प्रयोग करते हैं, यानी एक स्टार्टर होता है एक, और यहाँ पे उच्च वोल्टेज होते हैं जहाँ पे 40 वाट का 100 वाट का जो लैंप होते हैं उनकी बात चल रही है। तो वो ड्रम स्विच ये दिखाया जा रहा है। तो मेरे दोस्तों ये कौन सा स्विच है? तो ये ड्रम स्विच होता है, ये ड्रम स्विच होता है। इसके अंदर एक मोटर लगी होती है, स्लिप रिंग होती है, तो ये सारा सिस्टम होता है। इसकी रनिंग को कम ज़्यादा भी अपन कर सकते हैं। तो प्रकाश को सही अवस्था में रखना गलत बात है, धारा का मान गलत बात है, प्रकाश के क्रमबद्ध श्रेणी स्विच ऑन करने में नहीं, सजावटी प्रकाश को निरंतर डिस्पोज करने के लिए, बिल्कुल निरंतर डिस्पोज का मतलब है जलना बुझना जलना बुझना जलना बुझना जलना बुझना, इस प्रकार से करना होता है। क्लियर? और यहाँ पे जो ये लगाते हैं जो भी क्षमता होती है, तो इसमें 5% लैंप जो होते हैं वो अधिक लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी वोल्टेज होती है वो उस वोल्टेज निम्न वोल्टेज या मध्यम वोल्टेज होती है उसमें 5% का फेरबदल रहता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे 16 नंबर, और 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? आइए दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर का भी अपन खात्मा करते हैं। और 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कम्यूटेटर का कार्य क्या है। मेरे दोस्तों यहाँ पे ये तो है आर्मेचर, भाई ये तो क्या है? अपन कहते हैं आर्मेचर, ये आर्मेचर है। और ये जो दिखाई दे रही है ये क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध 1 ओम तक होता है यहाँ पे। और ये जो दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं अपन कम्यूटेटर। क्या कहते हैं? कम्यूटेटर। और इस पर ये जो लगे हुए हैं ये, ठीक है, ये तो इन्हें को कहते हैं राइजर। क्या कहते हैं? राइजर यानी कलंगी कहते हैं। और ये क्या है? तो ये है शाफ्ट। ये क्या है? शाफ्ट। और यहाँ बात करते हैं कि ये क्या है? तो ये होते हैं खांचे। ये क्या है? खांचे। और इसमें एक एक जो पत्ती होती है वो आर्मेचर कोर कहलाती है। क्या कहलाएगी? आर्मेचर कोर कहलाती है। अब यहाँ पे कम्यूटेटर की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं कम्यूटेटर की बात करता हूँ तो सामान्य कंडीशन में AC2 क्या करता है? ये DC, और किसको? वोल्टेज को, यानी AC वोल्टेज टू DC वोल्टेज करता है। अगर मैं जनरेटर की बात करता हूँ सामान्य देखो ध्यान, AC वोल्टेज टू DC वोल्टेज या DC वोल्टेज टू AC वोल्टेज करता है। कब? जब आपसे कोई मशीन का नाम नहीं दे। जब कोई मशीन का नाम नहीं दे तो भैया AC को DC में बदलेगा और DC को AC में बदलेगा। लेकिन जब आपसे जनरेटर के लिए कहे कि भैया जनरेटर में कम्यूटेटर क्या काम करता है, तो आप बताना AC टू DC करता है, AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में बदलता है। आपसे पूछे कि आप तो ये बताओ कि मोटर के अंदर यानी DC मोटर में कम्यूटेटर क्या काम करता है, तो वहाँ पे आपको जवाब देना है कि भैया DC को किस में बदलना है? AC के अंदर बदलना है। यहाँ पे जो कम्यूटेटर होता है, ये जो कम्यूटेटर होता है, अरे ये किसका बना होता है? तो अपन बात करते हैं ये कठोर क्रसित ये तांबे का बना होता है, यानी हार्ड ड्रोन कॉपर का बना होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। जबकि आर्मेचर किसका बना होता है? तो अपन कहते हैं कि ये सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से बना होता है। क्लियर यहाँ पे? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कम्यूटेटर का क्या कार्य है? AC को DC में बदलना, DC को AC में बदलना, A व B दोनों। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये C ऑप्शन होता है। अगला लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है। यहाँ पे धमाकेदार स्वागत है प्रश्नों का। और यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्तों यहाँ पे कि 17 नंबर कम्यूटेटर का कार्य क्या है? ऑसिलेशन करना, मॉड्यूलेशन करना, एम्प्लीफिकेशन करना और रेक्टिफिकेशन करना। तो मेरा दोस्तों यहाँ पे पहली प्राथमिकता अगर दी जाए तो पहली प्राथमिकता कम्यूटेटर को किस में दी जाती है? तो AC2 किस में दी जाती है? DC। और AC टू DC जब करता है, AC को DC में बदलता है, तो इसे कहते हैं क्या? कम्यूटेशन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रेक्टिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन
रेक्टिफिकेशन यानी कि दिष्टीकरण कहते हैं। तो ये AC2 क्या करता है, DC करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये कहते हैं। एम्प्लीफिकेशन क्या करता है, तो एम्प्लीफिकेशन के अंदर धारा वोल्टेज पावर को बढ़ाने की क्रिया होती है। ओसिलेशन का मतलब क्या होता है, एक ओसिलेटर करता है जो निम्न फ्रीक्वेंसी को उच्च फ्रीक्वेंसी में बदलता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या आता है, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है, ये जोड़ ही जोड़ आ गए हैं। तो यहाँ ब्रिटानिया जोड़, सबसे पहले बात करते हैं ये। तो दोस्तों ये होता है ऐंठा हुआ, क्या ऐंठा हुआ जोड़, जिसे पिगटेल या रेडटेल जोड़ भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ऐंठ लगा करके जोड़ा जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो नॉर्मली अपन कहते हैं कि इसका प्रयोग है जो इंसुलेटर के ऊपर किया जाता है। दूसरा आता है ये, तो दोस्तों इसको मेरिड जोड़ या फिर सीधा जोड़ भी कहते हैं, और ये सबसे बेस्ट जोड़ माना जाता है धारा प्रवाह के लिए। यहाँ पे ये होता है टी जोड़। ये कौन सा है टी जोड़, सबसे पहले यूं लिया और फिर यूं लपेट दिया जाता है, तो लास्ट में ये बन गया जोड़। यहाँ पे एक सीधा तार होता है, ठीक है, सॉरी हाँ, ये सीधा तार होता है और इसमें एक तार लिया जाता है और ये ऐसे हो जाता है, और तीसरा तार लेकर यूं, तो इसे कहते हैं ब्रिटानिया टी जोड़। ब्रिटानिया टी जोड़ होता है। जबकि इसमें क्या होता है, एक ऐसे होता है और ये ऐसे और फिर ऐसे होता है। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से होता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे ये जो होगा ना, ये कौन सा होगा, ये होगा ओनली फॉर ब्रिटानिया। तो ये ब्रिटानिया जोड़ होता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वेस्टर्न यूनियन जोड़ होता है। वेस्टर्न यूनियन जोड़ जो पश्चिमी संगांठ कहलाता है। और जो ओवरहेड लाइन होती है, तो ओवरहेड लाइनों में अधिक खिंचाव को सहन करने के लिए यही प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे ये तारों की लंबाई बढ़ाने के लिए अपन प्रयोग करते हैं। ये भी तारों की लंबाई बढ़ाता है, ये भी लंबाई बढ़ाता है, लेकिन दोनों में से अगर खिंचाव को देखें, सहन क्षमता को देखें, तो ये सबसे बेस्ट होता है। और ये होता है स्कार्फ जोड़। स्कार्फ्ड जोड़ होता है जो घरेलू अर्थिंगों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे के सारे मैंने जोड़ एक में ही बता दिए हैं। और यहाँ पूछा जा रहा है कि ब्रिटानिया जोड़ होता है, तो भाई साहब ब्रिटानिया जोड़ कहाँ गया, ये रहा। ब्रिटानिया जोड़ सिरोपरि लाइनों में लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए लाइन के मध्य में किया जाता है। सिरोपरि लाइनों में करते हैं, बिल्कुल पहला ही हो गया, सिरोपरि लाइनों में करते हैं, ठीक है। ये आगे नेक्स्ट आता है ये। तो अगला प्रश्न आ गया है 19 नंबर, और 19 नंबर क्या है, आइए देखते हैं 19 नंबर को। तो दोस्तों यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है, और 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम ऊंचाई पर लटकाया जाता है। मैंने कहा कि दोस्तों ये है, और इसकी ये ब्लेड होती है, ठीक है, ये ब्लेड है ये। तो यहाँ अपन को इस ब्लेड से मतलब है, यानी नीचे का जो बॉटम है ये, तो इसमें दो चीज़ पूछी जाती है। एक तो पूछा जाता है न्यूनतम, और एक होता है अधिकतम। तो न्यूनतम पूछे तो 2.40 मीटर, और अधिकतम पूछे तो 3 मीटर, ठीक है। और यहाँ कई बार पूछ लेता है कि ये ऊपर की छत होती है, ये क्या होती है, छत। तो छत और ये ब्लेड, इसके बीच में यहाँ पे ये, तो भैया ये होता है 20 सेंटीमीटर। ये कितना गैप होता है, तो ये न्यूनतम। अधिकतम तो कितना ही दे दो, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है यहाँ, क्योंकि इससे कम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर कम गैप ले लिया तो यहाँ फिर एयर नहीं मिल पाएगी और नीचे फिर हवा नहीं जा पाएगी। जबकि ये जो गैप होता है ये न्यूनतम भी होता है और ये अधिकतम भी होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब छत के जो पंखा होता है, छत के पंखे में कौन सी मोटर लगाते हैं, तो ध्यान रखिएगा स्थायी कैपेसिटर मोटर अपन प्रयोग करते हैं। और स्थायी कैपेसिटर में जो कैपेसिटर प्रयोग करते हैं वो 2.5 माइक्रो फैरड का हम प्रयोग करते हैं। कितना, 2.5। ये 2.25 का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2.25 का वैसे बेस्ट रहता है, 2.25 माइक्रो फैरड का अपन प्रयोग करते हैं। अब इसमें दो वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग प्रयोग करते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग में टर्नों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली। अब वो क्या पूछ रहा है कि न्यूनतम किस ऊंचाई पर लगाते हैं, तो भैया न्यूनतम 2.40 आ गया, तो 2.4 यानी कि ये हो गया, ठीक है। जैसे वो पूछे वैसे आपको जवाब दे देना है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और 20 नंबर प्रश्न में क्या है, आइए देखते हैं 20 नंबर प्रश्न को। तो 20 नंबर प्रश्न है सीधा कि जीने की वायरिंग के प्रचालन के लिए खालिस्तान आवश्यक होते हैं। दोस्तों जीने की जो वायरिंग होती है, जीने का मतलब होता है स्टेयर केस,
और स्टेयर केस के अंदर अपन प्रयोग करते हैं टू वे स्विच, टू वे स्विच। और टू वे स्विच का जो सिंबल होता है दोस्तों ये होता है ये, तो यहाँ पे ये ऐसे भी आता है। तो यहाँ पे टू वे स्विच यानी कि इसका जो प्रयोग करते हैं, इसका जो प्रयोग करते हैं, एक लैंप को दो जगह से ऑन ऑफ करने के लिए अपन प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ ठीक है। तो यहाँ पे दो पथ भाई, दो पथ तो है, यहाँ पे दो पथ है और एक पोल होता है, दो पथ एक ध्रुव, तो यही आपका राइट ऑप्शन होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डबल थ्रो सिंगल पोल, या तो ऐसे लिखो, या फिर इसको लिखा जाता है SPDT, सिंगल पोल डबल थ्रो, क्योंकि इसको ऊपर भी चालू करते हैं नीचे भी चालू करते हैं, तो SPDT भी कहते हैं। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे दो पोल दो पथ, एक होता है टू इंटरमीडिएट स्विच, तो जीने के अंदर यही अपन प्रयोग करते हैं। जीने का मतलब होता है सिड्डियाँ, है ना। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और 21 नंबर प्रश्न आ चुका है। और 21 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, आइए देखते हैं कि यहाँ पे 3 पिन सॉकेट में जब अर्थ पिन शीर्ष पर हो तो स्विच नियंत्रण फेज तार को संयोजित करना चाहिए। दोस्तों ये सॉकेट होता है, और सॉकेट के अंदर सबसे जो ऊपर की जो पिन होती है इसे अपन कहते हैं अर्थ पिन। क्या कहते हैं, अर्थ पिन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये जो पिन होती है ये हमेशा बाएं पिन होती है, और जो बाएं पिन होती है ये हमेशा किसकी होगी, तो ये हमेशा न्यूट्रल की होती है। किसकी होती है, न्यूट्रल की। ये हमेशा दाएं पिन होती है, ये हमेशा कौन सी पिन होती है, दायां। तो दाएं पिन होती है तो ये हमेशा इसमें कौन होगा, इसमें फेज होता है, यानी लाइन होता है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। ये आपका कौन होगा, दोनों, ये दोनों फेज के लिए होगी। ये किसके लिए होगी, तो ये न्यूट्रल के लिए होती है, और ये ऊपर वाली किसके लिए होगी, तो ये अर्थ पिन के लिए होती है। तो ये सीधा का सीधा अर्थ ग्राउंड में चला जाता है। सॉकेट है, स्विच है, ये किसके बने होते हैं, ये बैकेलाइट के बने होते हैं। सारे के सारे किसके बने होंगे, ये बैकेलाइट के बने होते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक होता है सामान्य, और एक होता है यहाँ पे पावर। तो अगर इनकी क्षमता देखी जाए, सामान्य की क्षमता देखी जाती है, तो भैया ये 230 वोल्ट होता है और 5 एम्पियर क्षमता होती है। जबकि पावर की मैं बात करता हूं तो 15 एम्पियर होता है और 230 वोल्टेज होता है। अब नई रेटिंग जो आई है 6 एम्पियर 240 वोल्टेज है, और ये 16 एम्पियर 240 वोल्टेज होता है। तो ये इनकी रेटिंग की बात करते हैं, तो ये रेटिंग होती है सामान्य सॉकेट की। अब ये चाहे सॉकेट कह दो, ठीक है, सॉकेट कह दो, चाहे आप स्विच कह दीजिए, सॉकेट कह दो, स्विच कह दो, या प्लग टॉप। तो ये तीनों की जो रेटिंग है वो सबकी सेम होती ही है, ठीक है। अगला प्रश्न, हाँ, तो यहाँ चिन्ह तो लगाओ। तो ये क्या पूछ रहा है कि नियंत्रण फेज तार को नियंत्रण, तो भैया फेज तार तो यहाँ दायां पिन होगा, तो निचले बाएं पिन होगा, निचले दाएं पिन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला प्रश्न आता है यहाँ, और 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 22 नंबर कह रहा है मेरे दोस्तों, यहाँ पे 22 नंबर की भी सुनते हैं कि 22 नंबर तो क्या कह रहा है। यदि किसी वैद्युतिक स्थापना में गंभीर शॉर्ट सर्किट दोष है, इसका मतलब भैया ये ऐसे है। तो यहाँ पे ये तो फेज तार है जो न्यूट्रल के टच है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट दोष है तो मेगर से परीक्षण करने पर वो क्या दर्शाएगा, सबसे पहले तो शॉर्ट सर्किट है तो भैया इसमें धारा का मान तो अनंत हो गया, प्रतिरोध का मान क्या हो गया, 0। तो भाई मेगर क्या दर्शाएगा यहाँ पे, तो 0 मेगा ओम दर्शाएगा। तो यहाँ पे जब 0 ही हो रहा है तो 0 ही दर्शाएगा मेगर, तो ठीक है ना। अगला प्रश्न, तो यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करते हैं 23 नंबर की, और 23 नंबर क्या कह रहा है, तो यहाँ एक समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदु पर, सम पृष्ठ का मतलब है कि यहाँ पे हर जगह, हर पॉइंट पर, हर बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, तो अपन कहते हैं सभी जगह जो विभव होता है ना, विभव होता है वो क्या होता है, समान होता है। लेकिन आप ये कह सकते हो तीव्रता, तो विद्युत तीव्रता तो तीव्रता होती है वो केंद्र, क्या यहाँ पे बात करते हैं केंद्र पर क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे समान विभव पाया जाता है, वो कह रहा है सम विभव पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर तो समान विभव पाया जाता है, लेकिन तीव्रता जो होती है वो केंद्र पर क्या होती है, 0 होती है। अगला
जहाँ आवृत्ति खाली, इसको मिटाने तो पहले तो यहाँ पे जहाँ खालिस्तान आवृत्ति की आवश्यकता होती है वहाँ क्रिस्टल ऑसिलेटर प्रयोग किया जाता है। जहाँ आवृत्ति की आवश्यकता होती है वहाँ क्रिस्टल, अच्छा जो क्रिस्टल ये होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है इसमें जो आवृत्ति होती है ना, आवृत्ति स्थिरता का गुण पाया जाता है। स्थिरता, तो आवृत्ति स्थिरता का गुण पाया जाता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्थिरता होती है, तो यहाँ अपन कहेंगे स्थिरता का गुण पाया जाता है। तो ये क्रिस्टल यानी कि रोसेल और इसके अंदर क्रिस्टल यानी रोसेल व साल्ट पदार्थ प्रयोग करते हैं, पदार्थ। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिएगा। और यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आ चुका है कि एक ब्रिज रेक्टिफायर में रिपल आवृत्ति खालिस्तान द्वारा निरूपित की जाती है। तो भैया यहाँ पे रिपल आवृत्ति निरूपित की जाती है, एफ होता है, 2f होता है और 3f होता है। तो यहाँ पे रिपल आवृत्ति का मतलब होता है कि जो इनपुट में आप जो भी आवृत्ति दे रहे हो तो आउटपुट में कितनी मिलती है। तो यहाँ पे भैया रेक्टिफायर की अगर बात करते हैं, रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर क्या काम करता है, तो अपन सीधा कहते हैं ये AC2 क्या करता है, ये DC करता है। तो ये भाई 3 प्रकार का होता है जैसे, तो अपन कहते हैं एक तो होता है हाफ, एक होता है फुल और एक होता है ब्रिज। ठीक है, ये अब डायोड की बात करते हैं, तो डायोड इसमें तो एक होता है, इसमें 2 होते हैं और इसमें क्या होते हैं, 4 होते हैं। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूँ कि भाई इसके अंदर एफिशिएंसी की बात करते हैं, हाफ की कितनी होती है, तो यहाँ 40.6% होता है, तो इसका 81 डबल हो जाता है, 81.2% होता है और इसका भी 81.2% होता है। तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगर आउटपुट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो इसकी बराबर होती है, तो अपन कहते हैं इनपुट बराबर आउटपुट। तो और इसमें बात करते हैं इनपुट जो होती है यानी कि जो आउटपुट होगी ना वो 2 इंटू इनपुट होगी यहाँ, और यही चीज़ यहाँ होगी, तो आउटपुट बराबर 2 इंटू इनपुट होती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पूरा का पूरा अपन ने समझा कि यहाँ एक डायोड, इसमें 2 डायोड, इसमें 4 डायोड। ये इसकी दक्षता 40.6%, 81.2%, 81.2% होता है। इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है। तो पूरा का पूरा अपन ने यहाँ समझा। तो यहाँ पे ब्रिज के अंदर पूछ रहा है, तो ब्रिज के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों यहाँ पे, और अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है यहाँ पे ये अगला प्रश्न आ चुका है ये, हीट कन्वेक्टर या हीट परिवर्तक में कौन सी मोटर लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चौकोर बॉक्स की तरह होता है ये, तो ये चौकोर बॉक्स की तरह होता है लगभग यूँ, तो यहाँ से ऊपर से छेद होते हैं और यहाँ से गरम हवा फेंकता है। ये हीट कन्वेक्टर यानी ब्लोअर की तरह होता है। तो इसमें कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है, तो अपन कहेंगे इसके अंदर यूनिवर्सल मोटर अपन प्रयोग करते हैं। कैपेसिटर जो मोटर होती है इसमें कैपेसिटर प्रयोग करते हैं। सैडेड मोटर होती है, ये छोटे खिलौने होते हैं। जो कूलर की पानी की मोटर होती है उसमें अपन प्रयोग करते हैं। प्रेरण मोटर, अब ये प्रेरण जो मोटर होती है ये कैपेसिटर और यूनिवर्सल इस प्रेरण मोटर के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे बात करते हैं ये यूनिवर्सल मोटर अपन प्रयोग करते हैं। इसकी गति क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 27 नंबर, और 27 नंबर क्या कह रहा है, 27 नंबर क्या कहता है, तो अपन बात करते हैं यहाँ 27 नंबर पे कि प्रतिष्ठम यानी एस का मात्रक क्या होता है। मेरे दोस्तों यहाँ पे प्रतिष्ठम्भ, और प्रतिष्ठम्भ को अपन कहते हैं रिलक्टेंस। क्या कहते हैं, यहाँ पे बात करते हैं रिलक्टेंस, और ये रिलक्टेंस होता है, इसी को अनिच्छा या इसी को कहते हैं प्रत्याय। तो ये पूरे तीनों के तीनों हैं। अब ये क्या है कि अपन कहते हैं लोहा कोर होती है, ये लोहा कोर के अंदर ये मार्ग है, और मार्ग के अंदर क्या गुजर रहा है, चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में अगर बाधा उत्पन्न करता है तो उसी को बोलो अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे रिलक्टेंस कहते हैं। तो यहाँ रिलक्टेंस जो होता है इसको एस या RM से डिनोट करते हैं। इसका जो मात्रक होता है
मात्रक होता है वो एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है। एम्पियर टर्न क्या होता है? प्रति वेबर होता है। तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है, तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी होता है। क्लियर दोस्तों? आगे नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे 28 नंबर, और 28 नंबर में क्या है? तो 28 नंबर में बात करते हैं कि इनमें से कौन 60% तांबा और 40% जस्ता होता है। तो यानी कि बात करते हैं 60% तो तांबा, ठीक है, और तांबा और जस्ता। तो जस्ता होता है कितना? 40%। तो तांबा जस्ता, तो तांबा जस्ता 40-60 यानी 60-40। तो दोस्तों ये तो पीतल बनता है ना, पीतल, और पीतल यानी कि 100% हो गया ये। तो यहाँ मैंने बताया भी था पिताजी, तो यहाँ पे पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक यानी जस्ता होता है। तो यहाँ से सीधा क्या हो जाएगा? अब दिक्कत बहुत बड़ी आती है, इसी जगह दिक्कत आती है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। पीतल और एक होता है कांसा, एक होता है कांसा। अब यहाँ पे सब कुछ आते हुए फंस गए। अब फंस गए तो क्या फंस गए कि एक होता है कांसा और एक होता है पीतल। अब कहते दोनों को है, यानी ब्रॉन्ज, और एक होता है ब्रास। तो ध्यान रखिएगा, पीतल जो होता है इसको तो कहते हैं मेरे दोस्तों ब्रास, और इसको कहते हैं ब्रॉन्ज। अब कैसे याद रखना? अरे इसमें बिंदी आती है तो इसमें भी बिंदी आती है, ऐसे याद रखो सीधा। तो यहाँ पे पीतल, पीतल क्या कहेंगे? ब्रास, और ये कांसा यानी इसमें ये क्या हो जाएगा? तो ब्रॉन्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ अपन को लगाना है ब्रास। नेक्स्ट बात करते हैं, और यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, वो अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। और 29 नंबर क्या है? तो मेरे दोस्तों ये ELCB। तो ELCB, ELCB का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर हो गया। ELCB किसका काम करती है? तो अपन कहते हैं लीकेज धारा, लीकेज धारा या फिर विद्युत झटके। तो विद्युत झटके या लीकेज धारा से क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। ELCB होती है वो CBCT यानी कि कोर बैलेंस करंट ट्रांसफॉर्मर। कोर बैलेंस करंट ट्रांसफॉर्मर सिद्धांत पर काम करता है। ये सिद्धांत है, क्वेश्चन पूछ ले किस सिद्धांत पर काम करती है ये? इस सिद्धांत पर काम करती है। जो ELCB होता है संयोजन की बात करते हैं, संयोजन। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, ऊर्जा मीटर के बाद वह मेन स्विच से पहले, मेन स्विच से क्या लगाते हैं? पहले हम प्रयोग करते हैं। अब आपसे और क्या पूछ रहा है? और ये पूछ सकता है इसमें ELCB का सुधरा हुआ रूप। तो सुधरा रूप होता है RCCB। तो ये सुधरा रूप पूछे तो RCCB। ELCB होती है तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। लीकेज धारा से या विद्युत झटके से अब क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं, सुरक्षा। और किस सिद्धांत पर काम करता है? तो CBCT, तो कोर बैलेंस करंट ट्रांसफॉर्मर काम करता है। संयोजन ऊर्जा मीटर के बाद हुआ है। और हाँ, इसमें एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है क्षमता। तो क्षमता होती है इसकी मिली एम्पियर। किस में होती है? तो यहाँ पे अपन बात करते हैं क्षमता। तो क्षमता होती है मिली एम्पियर में। तो ELCB का उपयोग विशेषकर अवस्थाओं में को विसंयोजित करने के लिए किया जाता है। शॉर्ट सर्किट को, ओपन सर्किट को, अर्थ का दोष। तो यहाँ पे अर्थ दोष यानी कि अपन सीधा कहेंगे कि यहाँ C ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन होता है। अगला दोस्तों ये क्या आ गया भाई? चलो ये ऐसे ही इमेज लग गई दोस्तों, खैर कोई दिक्कत नहीं। वैसे अच्छा यहाँ पे दोस्तों ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये ELCB है। ये क्या है? ELCB होती है। यहाँ पे ये सिंगल फेज के लिए होती है, ये सिंगल फेज ELCB होती है। ये टेस्ट बटन होता है, और ये 3 फेज के लिए होती है। और ये जो लगाया गया है ये 2 वे इंटरमीडिएट कनेक्शन होता है। यहाँ पे बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न आता है 30 नंबर, और ये 30 नंबर क्या कह रहा है? आइए देखते हैं 30 नंबर को। ये 30 नंबर, माइक्रोमीटर का सिद्धांत निम्न पर आधारित होता है। क्या आपको माइक्रोमीटर नजर आ रहा है? इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये तो C फ्रेम होता है। ये जो भाग होता है इसका, ये भाग, इसको अपन एनविल कहते हैं।
और ये होता है स्पिंडल। और यहाँ पे कोई भी जो वस्तु रख कर के माप लेते हैं, चाहे वो पाइप हो, चाहे कोई भी XYZ कोई भी हो, तो यहाँ रख करके इसकी माप ली जाती है। ये नट होता है, ये स्लीव होता है, ये थिम्बल होता है और ये रेचिट होता है। तो यहाँ से इसको घुमाते हैं, घुमा करके और यहाँ माप प्रणाली ली जाती है और यहाँ फिक्स कर दिया जाता है। तो इस चीज़ को आसानी से अपन पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही शुद्ध तरीके से किसी भी, ये जैसे मार्कर है तो यहाँ इसका व्यास अपना आसानी से बिल्कुल शुद्ध तरीके से माप सकते हैं। तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिएगा। और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, ये अगला प्रश्न आता है कि टोंग टेस्टर का कार्य सिद्धांत क्या होता है। भैया टोंग टेस्टर क्या होता है? तो अपन कहते हैं टोंग टेस्टर इस प्रकार का होता है। ये टोंग टेस्टर होता है और यहाँ से इसका जबड़ा होता है, ये जबड़ा खुलता ही हो और इसके आर पार बीच में से एक चालक तार निकाल दीजिए जिसमें AC धारा जा रही हो, और उस AC धारा को मापने के लिए इस टोंग टेस्टर का प्रयोग करते हैं। अब न तो इस तार को कोई काटेंगे, ना छीलेंगे, ना और कुछ करेंगे, या चाहे नंगा हो, चाहे ये इंसुलेटेड हो, कैसा भी हो, इसके अंदर AC धारा गुजर रही है। तो उस धारा को यानी लोड धारा को आसानी से मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टोंग टेस्टर का प्रयोग करते हैं। तो भैया इसमें धारा जाएगी तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र इसका क्या करेगा? परिवर्तन का विरोध करता है। तो इसमें EMF पैदा हो जाता है और यहाँ पे इस वाइंडिंग के क्या अंदर EMF पैदा हो जाएगा और यहाँ पे एमीटर होता है। तो ये किसके समान होता है? ये करंट ट्रांसफार्मर के समान होता है। ये करंट ट्रांसफार्मर है तो इसका मतलब ये अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर काम करेगा, पारस्परिक प्रेरण सिद्धांत पर काम करेगा, ये सह प्रेरण सिद्धांत पर काम करेगा, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अपन सीधा कहेंगे भैया ये ट्रांसफार्मर के समान कार्य करता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 32 नंबर। और 32 नंबर क्या कह रहा है? आइए देखते हैं 32 नंबर को भी। 32 नंबर कह रहा है कि 6000 किलो वोल्ट की वोल्टेज को किस उपकरण से द्वारा, भैया ये 6000 kV है, 600 kV है, और 600 kV किस में आता है? तो ये उच्च वोल्टेज में। और उच्च वोल्टेज को किससे मापा जाता है? तो मैंने बताया था कि उच्च, देखो उच्च वोल्टेज या फिर उच्च धारा, तो यहाँ पे उच्च धारा को किससे मापते हैं? CT से यानी करंट ट्रांसफार्मर से। और यहाँ उच्च वोल्टेज को किससे मापेंगे? PT यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से मापा जाता है। लेकिन सामान्य वोल्टेज हो या फिर अपन कहते हैं सामान्य धारा हो, तो धारा हो, इसको मापते हैं अपन किससे? एमीटर से। और इसको मापते हैं वोल्ट मीटर से। तो आराम से ऐसे माप सकते हैं, सामान्य वोल्टेज हो उसको वोल्ट मीटर से, सामान्य धारा को एमीटर से, लेकिन उच्च धारा को करंट ट्रांसफार्मर से, और ये उच्च वोल्टेज को PT यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है उससे मापा जाता है। तो यहाँ पे भैया किससे मापेंगे? तो वोल्ट मीटर से। स्थिर धारा उपयंत्र होता है कि वोल्टेज को किस उपकरण से मापा जाता है? 600 kV है तो कैसे मापेंगे भैया? स्थिर विद्युत उपयंत्र से। स्थिर का मतलब है क्योंकि यह ट्रांसफार्मर है, इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं है, इसलिए अपन किससे मापेंगे? तो स्थिर विद्युत उपयंत्र से मापते हैं। वैसे मैंने पूरा क्लियर कर दिया, तो यहाँ पे B ऑप्शन हो जाए, क्योंकि वोल्ट मीटर से नहीं नाप सकते क्योंकि 600 kV है ये। अगला आता है यहाँ पे 33 नंबर। और 33 नंबर क्या कह रहा है? तो 33 नंबर पे आइएगा और 33 नंबर को ध्यान से समझते हैं कि 33 नंबर क्या कह रहा है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मीटर एकीकृत प्रकार के उपकरण के अंतर्गत आता है? दोस्तों यहाँ पे हमारा जो मीटर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल जो मीटर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। द्वितीयक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिजिटल और एक होता है एनालॉग। अब एनालॉग जो होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं, और ये कौन कौन से होते हैं? पहला जैसे की बात करते हैं सूचक, कौन सा होता है? सूचक यानी इंडिकेटिंग होते हैं। दूसरे की बात करते हैं यहाँ अभिलेखन, और अभिलेखन का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। यहाँ पे नंबर 3 की बात करते हैं तो ये होता है समाकलन। और जो समाकलन का मतलब होता है, यहाँ पे समाकलन का मतलब क्या है? समाकलन का मतलब इंटीग्रेटिंग। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग या फिर एकीकृत कह सकते हैं, एकीकृत कहते हैं। तो यहाँ पे अब इसके अंदर तो आता है KWH यानी कि ऊर्जा मीटर।
अभिलेखन जो रिकॉर्ड करता है, ग्राफ पेपर पर दर्शाता है वो, और सूचक का अंदर आता है कि जो हमारे स्टार्टर होता है, स्टार्टर के अंदर एमीटर वोल्टमीटर होते हैं, वो हमको वोल्टेज या धारा की सूचनाएं देते हैं कि नहीं देते, देते हैं तो वो कहलाएगा सूचक, और ग्राफ पेपर पर निकाल के दे देता है रिकॉर्ड करके, तो वो कहलाता है अभिलेखन। और शुरू से, जब से मीटर लगाए शुरू से और अब तक पूरी की पूरी रीडिंग दर्शाता है कि नहीं दर्शाता, तो वो कहलाता है आपका समाकलन यानी इंटीग्रेटिंग। तो ये पूछ रहा है कि एकीकृत प्रकार का उपकरण, तो ये मैंने लिख दिया एकीकृत प्रकार का, तो भैया ऊर्जा मीटर होता है यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, 34 नंबर प्रश्न है। और 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं कि उपकरण में स्प्रिंग नियंत्रण के लिए खालिस्तान सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। तो भैया उपकरण स्प्रिंग यानी कि स्प्रिंग जो ले रहे हैं, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग यानी कि यंत्रों में स्प्रिंग होती है, इसे कहते हैं हेयर स्प्रिंग, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको बाल कैमानी, और ये बनी होती है फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है, फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है। स्प्रिंग का कार्य आपसे पूछ ले तो स्प्रिंग का कार्य होता है कंट्रोल बल पैदा करना, कंट्रोल बल दूसरा कार्य होता है इसका, पहला कार्य, दूसरा कार्य आगे यानी सप्लाई प्रदान करना, सप्लाई प्रदान करना। ठीक है, अब किसकी बनी होती है, ये सारी चीज़ें आ गई, सप्लाई स्प्रिंग बनी होती है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि हेयर स्प्रिंग होती है, बाल कमानी फास्फोरस ब्रॉन्ज की होती है, इस्तेमाल किया जाता है, तो ये फास्फोरस ब्रॉन्ज की होती है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन होता है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं 35 नंबर, और 35 नंबर क्या है, तो दोस्तों इसको आप कमेंट में कीजिएगा, मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ जी दोस्तों, कर दिया क्या, कीजिए फटाफट। तो यहाँ पे बात करते हैं 35 यानी यंत्र की संवेदनशीलता की इकाई होती है। तो दोस्तों यहाँ पे संवेदनशीलता जो होती है वो क्या होती है, तो अपन कहते हैं यहाँ पे वोल्टेज तथा प्रतिरोध का अनुपात ही क्या कहलाती है, संवेदनशीलता। तो ये तो वोल्टेज का क्या बनेगा, वोल्ट, और प्रतिरोध का क्या बनेगा, ओम। तो यहाँ कहेंगे वोल्ट प्रति ओम होता है, वोल्ट प्रति ओम। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बी ऑप्शन होता है। अगला यहाँ पे बात करते हैं एमीटर, और एमीटर की क्या पूछ रहा है वो, तो एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए शंट रजिस्टर में प्रयुक्त पदार्थ होता है। तो भैया यहाँ पे प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होगा, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एक एमीटर है और ये फेज तार के श्रेणी में हम जोड़ते हैं इस प्रकार से, ये लो साहब, और इसके यहाँ पे इस प्रकार से अपन ये शंट, भाई ये क्या है, शंट प्रतिरोध, तो ये शंट प्रतिरोध, ये लो, तो ये एमीटर है, एमीटर। और एमीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए अपन शंट का प्रतिरोध करते हैं। शंट प्रतिरोध जो होता है ये भैया निम्न मान का होता है, निम्न प्रतिरोध, ये निम्न प्रतिरोध होता है और एमीटर के समांतर में लगाया जाता है। और ये किसका बना होता है, तो शंट प्रतिरोध बना होता है मैग्निन। और मैग्निन ऑप्शन में नहीं आए तो फिर यूरो का ठोकेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, और क्या आ चुका है तो वो देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि धारा परिणाम मित्र की स्थिति में बोझ यानी बर्डन को खालिस्तान शब्दों में व्यक्त कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपसे बात करें कि सीटी और एक होता है पीटी, तो यहाँ पे सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर हो गया, पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं ये उच्च धारा को क्या करेगा, मापता है, या उच्च धारा सुरक्षा। ये बात करते हैं कि यहाँ पे उच्च वोल्टेज
तो उच्च वोल्टेज से क्या करेगा, ये सुरक्षा करता है, ये भी उच्च धारा से सुरक्षा करेगा, ये उच्च वोल्टेज से सुरक्षा करता है। सीटी कहते हैं ये लाइन के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और ये समांतर क्रम में लगाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसकी अगर मैं प्राइमरी की बात करता हूँ तो प्राइमरी भैया मोटे तार की होती है, मोटे तार कम लपेट की होगी, और ये पतले तार की लगाई जाती है। इसके अंदर यानी कि सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में क्या लगा होता है, एक एमीटर लगा होता है। सेकेंडरी में एक एमीटर होता है जो 5 एम्पियर क्षमता का प्रयोग करते हैं। इसकी सेकेंडरी जो होती है, पीटी की जो पीटी क्या लिख रहा है, ये पीटी है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पीटी की जो सेकेंडरी होती है, पीटी की सेकेंडरी में एक क्या लगाया जाता है, वोल्ट मीटर लगाया जाता है। तो वोल्ट मीटर लगाया जाता है, और वोल्ट मीटर कितनी क्षमता का होता है, तो 110 वोल्टेज क्षमता का होता है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इनकी यानी कि धारा परिणामित्र है, तो बोझ यानी बर्डन, बोझ, तो बोझ यानी कि बर्डन जो क्षमता होती है ना, क्षमता होती है, ये वैसे तो अपन कहते हैं केवीए, तो के को हटा दो, छोटी कर दो इसको, तो वीए, तो वोल्ट एम्पियर इसकी क्या होती है, बर्डन क्षमता होती है वोल्ट एम्पियर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। वाट घंटा एक होता है KWH, ये आपका किस में होता है, तो ये ऊर्जा मीटर होता है, ठीक है। वोल्ट आपका वोल्ट मीटर दर्शाता ही है। अगला बात करते हैं यहाँ 38, और 38 नंबर क्या है, तो भैया 38 नंबर को ध्यान से देखिएगा। 38 नंबर को अपन देखते हैं तो यहाँ पे, और 38 नंबर क्या है, तो एक 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर में चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है। चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है, गति होती है। 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर, दोस्तों ये स्टेटर, और इसके अंदर ये खांचे लगा दिए, और खांचे लगा दिए 3 के गुणज में, और यहाँ पे अपन ने वाइंडिंग डाल दी, और ये जो वाइंडिंग होती है ये 3 फेज वाइंडिंग होती है, जिसको अपन कहते हैं बास्केट वाइंडिंग। और ये कितने डिग्री के अंतर पर है, 120 डिग्री के अंतर पर, और 3 तार निकाल दिए, इसको 3 फेज सप्लाई दे दी, 415 वोल्टेज इसको सप्लाई दे दी, और RYB इसका कनेक्शन है। तो भैया इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे ये घूमेगा कि नहीं बनेगा, तो यहाँ पे जब ये घूमता है तो इसकी गति को कहते हैं सिंक्रोनस गति यानी कि NS गति। इसके बीच में रोटर होता है, इसको कोई सप्लाई नहीं देते हैं, तो यहाँ पे ये रोटर है, रोटर जब घूमेगा इसकी गति को कहते हैं NR गति कहते हैं। तो प्रेरण मोटर के अंदर ध्यान रखिएगा, NS गति ज़्यादा होती है और NR गति क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे स्टेटर के अंदर पूछ रहा है, इसलिए क्या कहेंगे, सिंक्रोनस गति कहते हैं। क्या कहेंगे, सिंक्रोनस गति कहते हैं। एक रोटर गति होती है, रोटर गति को ही मोटर गति के नाम से जाना जाता है। आगे क्या कह रहा है, आगे देखिएगा, आगे आपसे पूछ रहा है, कुछ न्यूमेरिकल सवाल आ चुका है, और यहाँ पे देखते हैं कि एक 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की सामान्य चाल 750 RPM है, तो इसके घूर्णन मान चुंबकीय क्षेत्र में कितने पोल होंगे। तो भैया F बराबर हमको पता है कि P/N 120 होता है। तो अब आपसे P निकलवा रहा है, तो F इंटू 120 बटा में क्या लग दो N। F कितना है, F पर्सन के अनुसार उठा लीजिए, F इंटू 120 है। N कितनी है, तो भैया ये क्या दे दिया, अच्छा ये दे दिया ना, वोल्टेज का कोई मतलब नहीं है, पागल बनाने के लिए कह रहा है, और 715 वोल्टेज हो गया सीधा। अब काटा पीटी कर लीजिए भैया, 715 है, काटा पीटी कर लीजिए, जो भी आएगा वो 100 आएगा। तो सीधा करते 5 से, तो 5 से कम 5 हो गया, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 5 चौक 20 हो गया, 1 बच गया, 1 यानी 15 ये हो गया। तो ये अपन 5 से कहते हैं 10 वर्ग। 5 से फिर कट रहा है भैया, तो 5 दूनी 10, ये 9 पंजो 45 बार कट गया सीधा। अब मामला गड़बड़ हो गया भैया, कहीं ना कहीं गलती तो नहीं आ गई है। सामान्य चाल इतनी है, तो इसके घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र में कितने पोल होंगे। चलो जो भी है काटते हैं, ये 5 से गया तो 2 बार। अब इसको काटिए, अब 29 तो कटेगा ही नहीं ना। कहाँ गड़बड़ी हो गई भाई। F का मान 50 है, PN F इंटू 120 हो गया, N आ गया नीचे, और N की जगह पर ने रख दिया 715, और 50 यहाँ आ गया, ठीक है, और F 120 हो गया यहाँ पे, और 29 2 इंटू यानी कि अपन सीधा कहेंगे ये 12 बार दूना 24 ये, और इसमें जैसे 29। अब इसको 30 मान लीजिए, 0 से ये गया तो इसका 8 चौक
यानी 6 12 36 18 हो गए, 8 8 16 8 दिया 24। तो भैया लगभग ये आपका आएगा, ये कहीं हो सकता है बाई मिस्टेक हो जाए, लेकिन इसके अनुसार ये तो यहाँ पे 240 है और ये 29 को आप 30 मान लीजिए, तो यहाँ पे 8 पर 8 दिया 24 यानी 8 बॉल होंगे। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो आगे देखिएगा। चालकत्व खालिस्तान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों ये चालक जो शब्द है इसको इंग्लिश ज़रूर देखना पड़ेगा, इंग्लिश क्या है क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाता है। कई बार इसको कंडक्टेंस दे देता है और कई बार इसको कंडक्टिविटी लिख देता है। तो इस चालकत्व को इंग्लिश शब्द में क्यों जरूर चालकता आ जाए या चालकत्व आ जाए, तो यहाँ बहुत अच्छे से आपको देखना है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन समझ सकते हैं, क्योंकि एक होता है कंडक्टिविटी और एक होता है कंडक्टेंस, तो एक होता है रजिस्टेंस, एक होता है रजिस्टिविटी। तो यहाँ एक ही शब्द दिया गया है भाई, रजिस्टिविटी यानी रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी क्या होता है, तो क्या होता है प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता नहीं है, इम्पीडेंस, ये तो अलग है। तो यहाँ पे चालकत्व होता है, चालकत्व का मतलब हो गया यहाँ कंडक्टेंस, क्या हो गया कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस का विलोम क्या होता है, यहाँ पे प्रतिरोध होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे G और R यहाँ पे इस तरह, और एक होता है यहाँ पे चालकत्व जिसको अपन क्या कहते हैं, ये सिग्मा बराबर 1/ρ। तो इस प्रकार से अपन पता लगा सकते हैं। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चालकत्व यानी चालकता है, और यहाँ पे चालकत्व यानी कंडक्टेंस का विलोम क्या होता है, रजिस्टेंस होता है। तो इसका अगर प्रतिरोध भाई इसका अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे जो अपना पर चालकत्व होगा इस, तो यहाँ पे चालकत्व होता है, तो इसका प्रतीक क्या होता है, तो यहाँ पे अपन मात्रक की बात करते हैं, मात्रक। तो मात्रक यानी महो, मात्रक क्या होता है इसका, महो। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम। तो यहाँ पे क्या होता है, मात्रक होता है इसका प्रतिरोध का, ओम होता है। इम्पीडेंस का मात्रक भी क्या होता है, तो अपन बात करते हैं ओम होता है। कुलाम्ब, तो यहाँ एक होता है हेनरी, तो हेनरी खुद मात्रक है प्रेरकत्व का। ठीक है, कुलाम्ब किसका मात्रक है, तो ये आवेश का मात्रक होता है। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न आता है, और 41 नंबर प्रश्न आता है तो ये क्या कहता है, तो 41 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो यहाँ बात करते हैं 41 नंबर, तो एक स्टेयर केस पॉइंट खालिस्तान के साथ संचालित होता है। दोस्तों स्टेयर केस का मतलब क्या होता है, स्टेयर केस, और स्टेयर केस का मतलब होता है यहाँ पे जीना कह दीजिए चाहे सीढ़ी कह दीजिए, ठीक है, ये सीढ़ियाँ कह दीजिए, स्टेयर केस यानी सीढ़ियाँ कह दीजिए। और यहाँ हम प्रयोग करते हैं हमेशा 2 वे स्विच, ये थोड़ी देर पहले भी आ चुका था। तो 2 2 वे स्विच बिल्कुल, यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से होता है ये, तो यहाँ पे एक स्विच यहाँ होता है, एक स्विच यहाँ होता है, लैंप एक होता है। तो 2 2 वे स्विच अपन प्रयोग करते हैं, एक स्टेयर केस में 2 2 वे स्विच अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 2 2 वे स्विच होते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं 42 नंबर प्रश्न, और 42 नंबर प्रश्न है, तो ये 42 नंबर प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। इंसुलेशन प्रतिरोध खालिस्तान में मापा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इंसुलेशन प्रतिरोध होता है जो खालिस्तान में मापा जाता है। तो इंसुलेशन प्रतिरोध जो होता है, इंसुलेशन प्रतिरोध, इंसुलेशन प्रतिरोध को ही ध्यान रखना, एक नाम अलग और होता है, रोदन प्रतिरोध भी इसे कहते हैं। और रोदन प्रतिरोध जो होता है ये हमेशा उच्च प्रतिरोध होता है, उच्च प्रतिरोध होता है। और ये कितना होता है, तो मेगा ओम में होता है। और मेगा ओम को कौन मापता है, केवल मेघर मापता है। क्या होता है, मेघर मापता है। तो यहाँ मेगावाट, तो मेगावाट थोड़ी आएगा, मेगा ओम रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा ये। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन आता है, और अगला प्रश्न क्या आता है, तो देखिएगा अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि MCB खालिस्तान से अधिक की तुलना में भरोसेमंद होती है। भैया जो MCB होती है यानी कि मिनीएचर सर्किट ब्रेकर होता है। इसकी मैं रेटिंग की बात करता हूँ, यानी रेटिंग, तो रेटिंग होता है 0.5 एम्पियर से लेकर के
60 एम्पियर तक, ये वैसे 63 एम्पियर तक होती है। अगर रेटिंग होती है एम्पियर में होती है, सीधी बात ये अपन ने कह दिया। यहाँ पे किससे सुरक्षा करेगी? तो पहले तो अपन कहेंगे ये ओवरलोड या फिर आपके शॉर्ट सर्किट, तो दोनों पे कार्य करती है ये। कहाँ लगाई जाती है? तो अपन कहेंगे श्रेणी क्रम में लगाई जाती है। नेक्स्ट अपन से बात की जाती है जो एमसीबी होती है, किस सिद्धांत पर काम करती है? तो भैया चुंबकीय प्लस ऊष्मीय, चुंबकीय प्लस ऊष्मीय दोनों सिद्धांतों पर ये क्या करती है? कार्य करती है। किस पर लगी होती है? तो ये डिन रेल पर लगाई जाती है, डिन रेल के द्वारा यानी लगी होती है। ये दोबारा रिपेयर नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ एक इससे पहले लगा क्या था? तो इससे पहले लगाए जाते थे फ्यूज। तो ये फ्यूज की तुलना में क्या होती है? अच्छे भरोसेमंद होती है। तो एमसीबी फ्यूज से अधिक की तुलना में भरोसेमंद होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन होता है। अगला, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, क्या आ चुका है? श्रेणी ए की आग को कैसे बुझाया जाता है? तो दोस्तों इसका मतलब आग आ गई। तो आग आ गई तो बात करते हैं आग। तो आग क्या है? तो आग तीन प्रकार से, तीन कारकों से मिलकर बनी होती है, जैसे ऊष्मा प्लस ईंधन, ईंधन प्लस ऑक्सीजन। तो ये तीन मिलकर के क्या बनती है? आग बनती है। अगर ऊष्मा की सप्लाई को रोककर आग बुझाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्टार्विंग कहते हैं। यहाँ पे ईंधन की सप्लाई को रोककर, ऊष्मा को तो कूलिंग कहते हैं, और ईंधन की सप्लाई को रोककर आग बुझाते हैं उसे स्टार्विंग कहते हैं, और ऑक्सीजन की सप्लाई को रोककर बुझाते हैं उसे स्मूथरिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाई इसको तो क्या कहते हैं अपन? कूलिंग। और ये होती है यहाँ पे ईंधन के लिए स्टार्विंग, और ये होती है इसके लिए स्मूथरिंग। तो ये विधि है, यानी बुझाने की ये विधि है। कहीं आप उल्टा समझ जाओ। देखो दोस्तों, वीडियो देखोगे तो ही पीडीएफ समझ में नहीं आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। इस चीज़ को मैं बार बार कह रहा हूँ। अब जैसे मैंने तो लिख दिया ऊष्मा और कूलिंग, ये जो वीडियो देख रहा है तभी समझ में आएगी, कोई पीडीएफ से कुछ नहीं होता है। इसमें ध्यान रखना, आप गलत मैसेज और चला जाएगा अगर डायरेक्ट पीडीएफ पढ़ते हो तो, ये चीज़ ध्यान रखना। तो पहले वीडियो को तरीके से पूरे क्वेश्चनों को देखा करो, क्योंकि डायरेक्ट पीडीएफ आप करते हो। पीडीएफ तभी समझ में आती है जब पूरा ये देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी, डी श्रेणी और के श्रेणी। ए श्रेणी का मतलब होता है साधारण आग। साधारण आग यानी लकड़ी, कपड़ा, कागज, रेशम, जूट, कपूर, इसमें लगने वाली आग। इसके अंदर तेल की आग आती है। इसके अंदर मेरे दोस्तों ध्यान रखना गैस प्लस में आती है विद्युत की आग। यहाँ आती है धातु की आग, और ये होती है रसोई आग। तो ये रसोई की आग आती है, धातु की आग हुई, गैस प्लस विद्युत की आग। तेल का मतलब होता है तेल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि जितने भी होते हैं वो ये आते हैं। ठीक है, यहाँ पे भैया बुझाते हैं तो बुझाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं पानी का, और इसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो झाग का प्रयोग करेंगे। अगर झाग ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे फिर CO2 प्रयोग करते हैं। गैस की आग को बुझाने के लिए अपन शुष्क चूर्ण का प्रयोग करेंगे, और विद्युत के लिए CTC का प्रयोग करते हैं। धातु के लिए CO2 का प्रयोग करते हैं, और रसोई के लिए अपन वेट केमिकल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे अपन कहते हैं जो यंत्र होता है, यंत्र पर पट्टी का रंग, तो भैया इसका होता है लाल। झाग वाली का होता है क्रीम। यहाँ पे बात करते हैं शुष्क। जो शुष्क होगा तो शुष्क सिलेंडर जिसमें भरेंगे उस पे पट्टी का रंग होगा क्या? नीला। और यहाँ पे CTC यानी हेलोन जो गैस भरते हैं ज़्यादातर उसमें होता है हरा। यहाँ पे CO2 का होता है काला रंग, यानी पट्टी का रंग, सिलेंडर पर पट्टी का रंग है ना। वेट केमिकल पे होता है पीला रंग, पट्टी का रंग कैसा होता है? पीला होता है। अब आपसे जैसे पूछे वैसे कर दीजिए। तो ए श्रेणी की आग को कैसे बुझाया जाता है? तो भैया पानी छिड़क कर आराम से आग बुझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अब मैंने पूरा का पूरा निचोड़ यहाँ पे दे दिया है, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ये लीजिए अगला 45 नंबर प्रश्न है, और 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न है। अब दोस्तों समझाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या करें, समय इजाज़त देता नहीं है। तो यहाँ पे समय इजाज़त वास्तव में देता नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर मैं 15 क्वेश्चन भी ले ना, मात्र 15 क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन पे भी ये मान लीजिए कम से कम 3 घंटे तक मैं बताता रहता हूँ। तो यहाँ पे जबकि पढ़ाने काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं,
तो यहाँ पे एसआई कोड के अनुसार अर्थ कनेक्शन के लिए रंग वायर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं एसआई के अनुसार। अगर मैं सिंगल फेज की बात करता हूँ तो सिंगल फेज में 3 तार होते हैं, एक होता है भैया फेज, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है भैया अर्थिंग। तो इसका रंग होता है लाल, इसका होता है भैया काला, ठीक है, और इसका होता है अर्थ यानी कि हरा। और यहाँ मैं 3 फेज की अगर बात करता हूँ, 3 फेज में भी कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। फेज होता है, न्यूट्रल होता है और अर्थिंग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, 3 फेज होते हैं। फेज कितने होते हैं, 3 होते हैं। आर होता है, वाई होता है, बी होता है। यानी इसका रंग होता है लाल, इसका होता है पीला, इसका होता है पीला और इसका होता है नीला। और यहाँ पे जो न्यूट्रल होता है ये होता है काला और यहाँ पे अर्थिंग होता है, अर्थिंग का होता है हरा, ठीक है। लेकिन आपसे पूछ ले कि 3 कोर केबल पूछ ले, 3 कोर क्या पूछ ले, केबल। तो 3 कोर केबल में ध्यान रखना, यहाँ पे फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग। तो फेज का रंग होता है भूरा, न्यूट्रल का होता है नीला और अर्थिंग का होता है क्या, हरा। इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर दोस्तों, ध्यान रखना। इस तरीके से मैंने पूरा डिटेल वो कर दिया। और ये कोई पूछ रहा है अर्थ कनेक्शन, अर्थ कनेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा। और अगला प्रश्न आ गया 46 नंबर। और 46 नंबर में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो 46 नंबर में आपको ये क्या कह रहा है, तो यहाँ पे SCR, सबसे पहले बात करते हैं SCR। तो यहाँ पे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR। तो ये सिंबल है और सिंबल में ये एनोड है, ये कैथोड है। यहाँ से क्या निकल गया, गेट के द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रण। तो यहाँ पे नियंत्रण किया जाता है। ये ग्राफ है, बाद में समझेंगे इसको। और ये ओरिजिनल में देखने पर इस प्रकार से होता है। आपसे क्या पूछेगा, यहाँ पे PN जंक्शन पूछेगा, PN जंक्शन पूछेगा। तो भैया PN जंक्शन होते हैं इसमें 3। इसमें आपसे लेयर पूछे कि लेयर कितनी होती है, तो लेयर होती है 4। इसमें आपसे पूछे विक्षेपण परत कितनी होती है, विक्षेपण परत होती है 3। आपसे इसमें पूछेगा कितने दिशीय होता है, तो दिशीय कितने दिशीय, तो भैया ये एक दिशा में ही काम करता है, यानी एक दिशीय होता है। SCR क्या काम करता है, SCR ध्यान रखिएगा, ये धारा को नियंत्रण, यानी मोटर जो गति नियंत्रण होती है उसको नियंत्रण करने का कार्य करता है। ये प्रकाश को नियंत्रण करता है, तापमान को भी नियंत्रण करता है, अनेक सारे इसके कार्य होते हैं। तो ये SCR एक इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा होता है। ये एक्टिव पुर्जा होता है। कौन सा, एक्टिव, पैसिव नहीं, एक्टिव होता है। तो ये ध्यान रखना, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो ये एक दिशीय, मैंने लिख भी दिया एक दिशीय। तो एक दिशीय ये एक दिशात्मक होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ A ऑप्शन होता है। अगला, तो यहाँ पे बात करते हैं, ये लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे तो ये पीली पृष्ठभूमि में बने चिन्ह व काले रंग के बॉर्डर से बने चिन्ह होता है। पहले तो बात कर रहा है ये कहाँ पे, पीली पृष्ठभूमि में बने चिन्ह काले बॉर्डर होता है। तो भैया पीली पृष्ठभूमि केवल इस प्रकार से आती है और इसके अंदर जैसे कोई भी भूत का ये बना दीजिए और ये, तो यहाँ पे ये जो होता है इसके अंदर बात करेंगे कि ये बॉर्डर और ये भाई साहब तो होता है काला, ठीक है। और इसके अंदर जो ये होता है पीला और ये जो चिन्ह होता है ये होता है चेतावनी, यानी कि वार्निंग प्रकार का होता है। तो राइट ऑप्शन सावधानी हो गया, सूचना हो गया, सूचना देना, सूचना आवश्यक यानी जरूरी है, तो मैंडेटरी हो गया। निषेधात्मक ये हो गया, ठीक है। अब एक होता है सावधानी, यानी चेतावनी और सावधानी तो एक ही होता है ना ये, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपसे कुछ ये कहा गया है, तो यहाँ पे नीली पृष्ठभूमि पर अगर सफ़ेद रंग से बना रहा है ना, तो ये सारा का सारा कौन सा हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अनिवार्य। इस आवश्यक चिन्ह को क्या कहते हैं, अनिवार्य, अनिवार्य होता है। तो पीली पृष्ठभूमि में और सफ़ेद रंग से बना होता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका आवश्यक होता है। इसका अर्थ होता है ऐसा करना चाहिए। तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, अनिवार्य में, यानी मैंडेटरी में आ जाएंगे, जो आवश्यक होते हैं। दूसरा होता है ये सूचनात्मक, ये कहाँ है, ये रहा। तो ये होता है सूचनात्मक, यानी कि इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो हरे पृष्ठभूमि पर क्या, हरी पृष्ठभूमि के ऊपर, हरे पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग से अपन क्या बनाते हैं, इसमें चिन्ह बनाए जाते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, 2 हो गए, 3 निषेधात्मक और ये लीजिए निषेधात्मक, यानी निषेधात्मक ले लीजिए, नकारात्मक कह दीजिए। तो ये गोलाकार आएगा, ये आयताकार, वर्गाकार में आता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे ये आपकी लाल पट्टी होगी और क्रॉस पट्टी भी लाल होगी। और यहाँ पे जो चिन्ह होगा, ये चिन्ह बोलो कौन सा होगा, काले रंग का होता है।
है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सावधानी, और सावधानी बोलो कौन सा होता है? सावधानी कह दीजिए, सावधानी कह दीजिए, चाहे इसमें चेतावनी कह दीजिए, क्या कह दीजिए? चेतावनी कह दीजिए, चाहे वार्निंग कह दीजिए, वार्निंग कह दीजिए, वार्निंग, या सूचनात्मक कह दीजिए, सॉरी सूचनात्मक क्या बोलते हैं, सचेतात्मक। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए ऑप्शन होता है। पीली पृष्ठभूमि में, पीली पृष्ठभूमि है और बॉर्डर भी काला है और चिन्ह भी क्या काला है, जबकि पीली पृष्ठभूमि होती है तो वो ये होता है, ये ध्यान रखना। अब जहाँ पे ये खतरे का निशान बना होता है तो उच्च वोल्टेज जहाँ भी देखने को मिलते हैं, उच्च वोल्टेज उपकरण होते हैं, वहाँ पे नियम 35 होता है। नियम 35 के अनुसार क्या होता है? उच्च वोल्टेज उपकरण पर खतरे का निशान, तो यहाँ पे निशान लगाते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो गया इसमें? कौन सा हो गया? पीली पृष्ठभूमि पर तो सावधानी यानी चेतावनी होता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे 48 नंबर, और 48 नंबर क्या कह रहा है आइए देखते हैं। 48 नंबर, तो यहाँ पे 48 नंबर है, और 48 नंबर क्या है कि इलेक्ट्रीशियन के कार्य में उपयोग होने वाले पेचकस का हैंडल किससे, खालिस्तान से बना होता है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं पेचकस की बात करता हूँ, यहाँ मैंने लगाया नहीं, वैसे दिमाग से निकल गया, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ ये और ये, तो ये तो कहलाती है बिट, और ये कहलाता है सैक, और यहाँ पे एक शब्द और होता है, ये फेरुल, ये होता है फेरुल, और ये होता है टिप, ठीक है, ये सैक हो गया, और ये होता है हैंडल, और ये हैंडल किसका बना होता है? तो भैया ये जो हैंडल बना होता है सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन होता है। वैसे ये कई प्रकार से होते हैं। अगला यहाँ पे बात करते हैं कि लकड़ी, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे कि लकड़ी के बोर्ड में पेच कसने से पूर्व खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये जैसे लकड़ी का बोर्ड है, ठीक है, ये अब इसके ऊपर प्लेट लगाएंगे तो वहाँ एक अपन कहते हैं ये ऐसे छेद करते हैं, तो सबसे पहले जो छेद करते हैं तो वो होती है सुम्मी, यानी कि इसको बोलते हैं सुम्मी बोलते हैं वैसे, सुम्मी, ठीक है, ये सुम्मी होती है जिसको ब्रॉडल बोलते हैं, ब्राडल ये। और ये कैसी होती है? ये सेम पेचकस की तरह ही होती है, बस ये आगे से पैनी होती है और ये इस प्रकार से गोल होती है, तो अड़का से यूँ लगाया और अड़का से यूँ मार देते हैं तो वो क्या लाएगा? ये सेंटर पंच होता है। सेंटर पंच का मतलब होता है कि वो लोहे की चद्दर है, और लोहे की चद्दर पर आप ड्रिल चलाओगे तो वो इधर उधर घूमेगी, तो यहाँ पे सेंटर पंच क्या करते हैं? यूँ लगाया, थोड़े से एक चोट मार देते हैं, हल्का सा गड्ढा हो जाता है, तो उस पर गड्ढे के अंदर ड्रिल चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्क्राइबर क्या होता है? स्क्राइबर जैसे कोई वेल्डिंग करी आपने और करी, तो वहाँ पे उस चद्दर से सफाई करने के लिए अपन स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। और एक होता है डिवाइडर। तो मेरे दोस्तों ये प्रकार की तरह होता है, तो यहाँ पे कोई भी निशान यूँ लगाया जाता है तो ये डिवाइडर होता है। मैंने सभी के बारे में बता दिया आपको, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे आपके 50 नंबर, और 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है तो कि वाट मीटर होते हैं। तो भैया वाट मीटर होते हैं, तो ये वाट मीटर किसको मापेंगे? तो अपन बोलते हैं वाट मीटर। और तो वाट मीटर किसका मापन करते हैं? तो अपन कहते हैं कि ये शक्ति किसका मापन करेंगे? तो अपन कहेंगे तो ये विद्युत शक्ति का मापन करते हैं। किसका मापन करते हैं? ये विद्युत शक्ति का मापन करते हैं। और वाट मीटर होता है ये वास्तविक शक्ति को मापता है, वास्तविक शक्ति का मापन करते हैं। तो ये डायनामो प्रकार का वाट मीटर होता है, प्रेरण प्रकार का भी होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रकार का होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी प्रकार हो जाएगा, यानी सभी प्रकार के होते हैं। अगला आता है यहाँ पे, तो ये 51 नंबर, और 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आइए देखते हैं। 51 नंबर, तो यहाँ पे सैडेड रिंग बनी होती है। सैडेड रिंग किसकी बनी होती है? दोस्तों ये काफ़ी जगह प्रयोग की जाती है, मापक यंत्रों में प्रयोग की जाती है, और इसके अलावा जो सैडेड मोटर होती है तो वहाँ भी बनी होती है। तो यहाँ पे जो सैडेड रिंग होती है ये मोटे तांबे तार की शॉर्ट सर्किट से बनी होती है। इसका काम होता है धारा वोल्टेज के मध्य अंतर पैदा करना, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना। नेक्स्ट अपन कहते हैं टॉर्क उत्पन्न
करना होता है। तो ये सारे के सारे कार्य हैं। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, और डीसी मोटर, अगला प्रश्न आता है कि यहाँ पे 52 नंबर, डीसी मोटर किसके सिद्धांत पर। दोस्तों इसका तो जवाब आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कई बार मैं बता चुका हूँ, और ये आपको बताना ही पड़ेगा कि डीसी मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो दोस्तों डीसी मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है बताइएगा। यहाँ पे लेंज सिद्धांत पर, जूल सिद्धांत पर, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। तो दोस्तों यहाँ पे जूल नियम होता है, वो तो क्या होता है आपका, तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। और यहाँ जो लेंज नियम होता है, ये लेंज नियम क्या होता है, इसमें ईएमएफ ज्ञात कर दिया जाए -n डी फाई बटा डी टी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है यहाँ पे। लेकिन अपन को पता है कि डीसी मोटर है, तो डीसी मोटर के अंदर फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका स्टेटर और आर्मेचर दोनों पर ही क्या दी जाती है, सप्लाई दी जाती है। अंदर आर्मेचर पर तो कौन सी जाती है, एसी जाती है, लेकिन वो एसी अपने पास होती नहीं है। तो यहाँ कम्यूटेटर क्या कर देता है, यहाँ डीसी को एसी में चेंज कर देता है, और इसके पास तो डीसी ही जाती ही है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन अपन ने लगा दिया। वैसे यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं, और अगला जो प्रश्न है, वो अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों यहाँ पे 53 नंबर। और 53 नंबर जो प्रश्न है वो क्या है, तो 53 नंबर प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। जब डीसी सीरीज मोटर के आर्मेचर में धारा का मान 50% कर दिया जाता है तो टॉर्क क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे समझना कि यहाँ पे क्या होता है, श्रेणी मोटर होती है, डीसी श्रेणी मोटर। और डीसी श्रेणी मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है ना, वो आर्मेचर जो टॉर्क होता है वो धारा टॉर्क होता है जो आर्मेचर धारा के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब ये कह रहा है कि आर्मेचर धारा का मान 50% कर दिया जाए। भैया 50% का मतलब आधा ही होता है, और आधा होता है तो ये इसका स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो टॉर्क कितना हो गया, 1/4 हो गया। यानी राइट ऑप्शन बोलो क्या हो जाएगा, ये। तो श्रेणी मोटर के अंदर ये याद रखना है। जबकि यहाँ संट मोटर की बात करते हैं, संट के अंदर, तो संट के अंदर तो सीधा होता है, ये टॉर्क होता है केवल धारा के क्या होता है, आर्मेचर धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पे अगला 54 नंबर प्रश्न है, और 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड के 4 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो समतुल्य धारिता क्या होगी। तो यहाँ पे 4 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। भैया 4 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में है, 4 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में होते हैं कैपेसिटर। तो हमेशा श्रेणी क्रम में क्या होता है, कौन सा सूत्र लगता है, तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि CT बराबर 1/C1 + 1/C2, यानी समांतर की तरह लगता है। और अगर ये समांतर में जुड़े होते हैं तो अपन क्या करते हैं कि CT बराबर 1/C1 + 1/C2 इस तरह अपन ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे 4 कैपेसिटर है, श्रेणी में जुड़ रहा है, और 2 माइक्रोफैरड है, तो यहाँ पे सीधा इसमें रख दीजिए, और समान मान के हैं, तो इसलिए CT बराबर C बटा क्या कर दीजिए, N कर दीजिए। C का मान कितना है, 2 है, और संख्या कितनी है, 4 है। तो बोलो यहाँ कितना हो जाएगा, 0.5 होता है। तो 0.5 माइक्रोफैरड आ जाएगा। भाई 2 के अंदर क्या देता है, पॉइंट लगाया आपने, 0 हो गया, और 5 तो माइक्रोफैरड। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे B ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है 55 नंबर, और 55 नंबर प्रश्न है, तो ये क्या है, आइए देखते हैं कि डीसी मशीन की चाल यदि दोगुनी कर दी जाए तो फ्लक्स स्थिर रहे तब ईएमएफ उत्पन्न होगा। भैया यहाँ पे आराम से समझ लीजिए इसको। फाई ZN/P अपॉन में क्या होता है, 60A होता है। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि चाल यदि दुगनी कर दी जाए, यानी चाल तो क्या कर दे कि दुगनी कर दे। भैया चाल अगर दुगनी हो गई ना, चाल अगर दुगनी हो गई तो ईएमएफ भी क्या हो गया, दुगना हो गया। भाई यहाँ पे कह रहा है कि इसको दुगना कर दिया तो ये भी तो दुगना होगा, समानुपाती है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि फ्लक्स स्थिर रहे, फ्लक्स को स्थिर रहने तो कोई मतलब नहीं है, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। यहाँ पे अपन क्या कहें, फ्लक्स स्थिर रहे तब होगा, तो यहाँ पे दुगना हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ इसको दुगनी करेंगे तो ये बाकी सारे स्थिर है, स्थिर रहने दो, लेकिन इसको दुगनी करेंगे तो ये भी दुगना हो जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे B ऑप्शन होता है। अगला आता है यहाँ पे 56 नंबर, और 56 नंबर क्या है कि ट्रांसफॉर्मर का कोर होता है, बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सी होती है। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की कोर होती है, ये आई लगाया जाता है यूँ, और आई यूँ लगाते हैं तो बीच की कोर पर अपन ज़्यादातर क्या करते हैं, ये सेल टाइप का होता है, तो ये अपन बीच की वाइंडिंग पर, बीच की कोर पर क्या लपेटते हैं, वाइंडिंग करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों। यहाँ बात करते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है इसमें कोर किसकी बनाते हैं, तो मेरे दोस्तों ये सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है सामान्यतः।
सिलिकन स्टील की लेमिनेटेड सिलिकन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों की, ये लो साहब, ये सबसे ज़्यादा यूज करते हैं ये। लेकिन सबसे जो बेस्ट है CRGO यानी कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंट, पहली प्राथमिकता ये और दूसरी प्राथमिकता ये देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गुण समझिएगा, तप्त वैल्यूथ, अरे गर्म होने वाली होनी चाहिए। अरे भाई साहब, गर्म को रोकने के लिए ही तो इसे क्या बनाया है, पत्तियों में लेमिनेटेड कर दिया गर्म को रोकने के लिए। तो अपन कहेंगे तप्त तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे डलवा इस्पात नहीं आएगा, तो अतप्त होगा, ठीक है। अतप्त वैलित कण विन्यास इस्पात होता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सी। थोड़ी सी लैंग्वेज घुमाता है तो इसको समझो, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन 57 नंबर, और 57 नंबर क्या है, और 57 नंबर को ध्यान से देख रहे हैं अपन। 57 नंबर क्या है, तो 57 नंबर समझ चुके हैं कि धारिता का मान मापने के लिए निम्नलिखित ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। अरे धारिता बोले तो कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस को किससे मापते हैं, तो आइए देखिएगा। हेई ब्रिज, ये हेई ब्रिज तो भैया उच्च प्रेरकत्व को मापता है। शेरिंग ब्रिज, व्हीट स्टोन किसे मापता है, तो व्हीट स्टोन मध्यम प्रतिरोध को मापता है। वैन ब्रिज जो होता है, वैन ब्रिज आपका प्रेरकत्व को ही मापता है, प्रेरकत्व, ठीक है। और शेरिंग जो ब्रिज होती है, शेरिंग धारिता को मापने के लिए अपन प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, शेरिंग ब्रिज किसका मापन करता है, यहाँ पे धारिता का मापन किया जाता है। आगे अपन पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो ये देखिए 58 नंबर, कि इनमें से किस प्रकार के भार लोड में शून्य पावर फैक्टर होता है। भैया शून्य पावर फैक्टर होता है तो मेरे दोस्तों एक होता है शुद्ध कैपेसिटर, और एक होता है शुद्ध प्रेरकत्व यानी L, ठीक है। ये प्रेरकत्व आ गया, शुद्ध प्रेरक, और C का मतलब होता है कैपेसिटर। अब जब शुद्ध होता है तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है, और इसमें वोल्टेज धारा से 90 डिग्री आगे होता है। जब यहाँ पे 90 डिग्री आगे होता है तो मान होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा का मान कितना होता है, यहाँ पे 0। तो भैया ये तो 0 और ये भी 0, तो यानी पावर फैक्टर तो 0 हो गया। लेकिन 0 कौन सा हो गया, अग्रगामी या पश्चगामी, तो इसमें धारा आगे होती है इसलिए अग्रगामी, तो ये अग्रगामी, ऐसे याद रखो सीधा, अग्रगामी। धारा आगे होती है इसलिए अग्रगामी, और अग्रगामी कौन सा, तो 0 अग्रगामी। यहाँ 0 होगा तो यहाँ पे धारा पीछे है इसलिए पश्चगामी, तो ये पश्चगामी। तो यहाँ पे अपन कहेंगे 0 पश्चगामी होता है। तो भैया यहाँ पे इनमें से किस प्रकार के भार यानी लोड में शून्य पावर फैक्टर होता है, तो भाई साहब शून्य इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, यानी शुद्ध कैपेसिटर और शुद्ध प्रेरकत्व, तो शुद्ध संधारित्र हो गया, शुद्ध प्रेरकत्व हो गया, ए बी दोनों के अंदर पाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। केवल प्रतिरोध, अरे इसके अंदर तो भाई साहब इकाई होता है, शुद्ध अगर प्रतिरोधी होता है तो इसके अंदर इकाई पावर फैक्टर पाया जाता है। अगला बात करते हैं यहाँ पे 59 नंबर, और 59 नंबर क्या आता है, तो 59 नंबर के अंदर चर्चा करते हैं कि इनमें से कौन से मोटर का फेज विस्थापन 60 डिग्री पर होता है। यानी भैया कला अंतर यानी फेज अंतर, और फेज अंतर जो होता है कितना, 60 डिग्री। तो भैया यहाँ पे आप एक काम कीजिए, 360 डिग्री होता है, और 300 में 60 का भाग दे लीजिए, 0 से 0 गया, 6 36, यहाँ पे 6, तो 6 फेज, तो 6 फेज मोटर होती है जिसके अंदर ये आता है। अगला 60 नंबर, और 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक 10 HP 3 फेज 50 हर्ट्ज मोटर के लिए बैकअप फ्यूज का प्रयोग करते हैं। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अगर 3 फेज की कोई भी मोटर है, अगर 3 फेज की कोई मोटर है और उसमें क्या पूछे आपसे, धारा पूछे, तो आप सीधा क्या कर दो, HP इंटू 1.5 कर दीजिए, धारा रेटिंग निकल कर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये काम करना। अगर 3 फेज के अंदर वो फ्यूज रेटिंग पूछे तो HP इंटू क्या किया जाता है, लगभग 2.5, तो यहाँ पे ये कर देना। अगर यहाँ पे सिंगल फेज के अंदर पूछ ले, ये इसको 3.5 कर दो आप, ये। अब यहाँ पे सिंगल फेज पूछ ले,
सिंगल फेज में ध्यान रखना धारा रेटिंग और धारा रेटिंग होती है तो HP इंटू में 7 कर दो, क्योंकि जैसे 2 HP की है तो लगभग 14 या 11-12 की समथिंग लेती है वो इतना। यहाँ पे जैसे धारा रेटिंग निकालनी है, 10 HP की मोटर है, 1.5 से इंटू करो 15 एम्पियर लेगी। फ्यूज रेटिंग निकालनी है, 10 HP की मोटर है तो 3 लगभग 35 लेगी, लगभग 35। तो हाँ 32, 29, 30, 31 वो होता है तो ओपन करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप डाटा निकाल लेना। तो 10 HP की है, 50 रट्टा जब बैकअप फ्यूज रेटिंग निकालनी है, फ्यूज रेटिंग 3.5 से इंटू कर दो। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे लगभग ये। अगर 35 नहीं आता है तो 30 आता है तो 30 ठोक दीजिए, ठीक है। तो यहाँ सीधा अपन निकाल देते हैं। यहाँ अब आता है कि बहुफेज प्रणाली या प्रणाली या बहुफेज प्रेरण मोटर। बहु का मतलब होता है कि अनेक फेज, एक से या दो से अधिक जो फेज होते हैं उसको बहु प्रेरण मोटर होती है। और भैया यहाँ पे घूमने वाले चुंबकीय फ्लक्स के लिए, घूमने वाला जो फ्लक्स है उसके लिए कितने फेज की आवश्यकता है? तो 2 फेज की आवश्यकता है, कम से कम 2 फेज की आवश्यकता है। तो ये तो बहु है, इसका मतलब 3 फेज, तो इसमें तो घूमने वाला होगा। तो यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि शुरू में मोटर की स्लिप होती है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है शुरू में यानी कि स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में यानी मोटर के स्टार्टिंग में आपसे स्लिप पूछे तो भैया स्लिप कितनी होगी? स्लिप यहाँ पे बात करते हैं, स्लिप कितनी होती है? तो अपन कहते हैं 1 या 100% होती है। क्यों? क्योंकि रोटर गति नहीं करेगा, सिंक्रोनस होगी केवल। सिंक्रोनस में सिंक्रोनस का भाग दे दीजिए तो 1 आएगा, और 1 को 100 से इंटू करते हैं तो 100% होता है, या फिर 1 कह दीजिए। यहाँ पे आपसे पूछे कि टॉर्क क्या होता है? तो भैया टॉर्क होता है 0। यहाँ आपसे पूछे कि रोटर गति कितनी होती है? रोटर गति होती है 0। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? रोटर फ्रीक्वेंसी तो रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो अपन कहेंगे सप्लाई आवृत्ति के बराबर, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर, सप्लाई आवृत्ति के बराबर, आवृत्ति के समान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। तो स्लिप कितनी होगी? 1 होगी। स्टार्टिंग के समय टॉर्क कितना होगा? 0। स्टार्टिंग के समय रोटर गति 0 होती है, और स्टार्टिंग के समय रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? सप्लाई, ये 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ शुरू में स्लिप कितनी होती है? तो अपन कहते हैं इकाई होती है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 63 नंबर। और 63 नंबर क्या है? आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 63 नंबर के लिए। तो यहाँ पे 63 नंबर क्या है? तो एक विद्युत मोटर कौन सी ऊर्जा देती है? दोस्तों अगर बात करते हैं मोटर, तो यहाँ पे मोटर, तो मोटर को आप क्या देते हो? विद्युत देते हो इधर से। तो विद्युत देते हो तो ये इसके शाफ्ट घूम जाती है, और शाफ्ट घूम जाती है तो बोलो यांत्रिक मिलती है कि नहीं मिलती? तो यांत्रिक। तो कौन सी ऊर्जा देती है? तो भैया यांत्रिक ऊर्जा देती है, यानी गतिज ऊर्जा देती है। सीधा से याद कर देंगे यार, ठीक है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला जो प्रश्न आता है वो 64 नंबर प्रश्न है। और 64 नंबर प्रश्न क्या है कि स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का मान उच्च होता है। भैया स्लिप रिंग मोटर होती है, इसका रोटर अगर यूँ है तो इसमें क्या होती है? यहाँ पे स्लिप रिंग होती है ये, और स्लिप रिंग होती है तो टॉर्क उच्च करने के लिए रोटर का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है। तो यहाँ 3 फेज रियोस्टेट होता है ये क्या होता है? ये 3 फेज रियोस्टेट होता है, और इसको जोड़ा जाता है ऐसे। यहाँ पे ये ब्रश के द्वारा क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। इसके अंदर जो वाइंडिंग होती है ना, ये 3 फेज वाइंडिंग होती है, 120 डिग्री पर होती है, और यहाँ पे इसका जो कनेक्शन होता है वो स्टार में होता है, और इस प्रकार से ये जोड़ दिया जाता है। तो इसको रोटरी स्विच से धीरे धीरे घुमाया जाता है। शुरू में क्या होता है? धारा अधिक होती है, उसको कम करने के लिए, टॉर्क बढ़ाने के लिए ये 3 फेज रियोस्टेट अपन यूज करते हैं। और जिसे ही मोटर घूमती है तो धीरे धीरे इसको 75% होते ही इसको अपन घुमा करके हटा देते हैं, और यहाँ शॉर्ट सर्किट करके क्या कर देते हैं? कंप्लीट वाइंडिंग प्रयोग करते हैं। तो ये स्टार्टर भी होता है, गति नियंत्रण भी होती है। तो यहाँ पे रोटर रियोस्टेट स्टार्टर से अपन प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और यहाँ पे, और यार ये 64 हो गया ना, ये अगला प्रश्न लीजिएगा ये। तो यहाँ पे 65 नंबर क्या है? और 65 नंबर अपन देख रहे हैं कि यहाँ अर्थिंग अच्छी बनाने के लिए अर्थिंग का प्रतिरोध कम करना है, और अर्थिंग कम करना है तो क्या करना चाहिए? कास्ट
यानी कोयला गड्ढे के चारों ओर डालना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नमक गड्ढे के चारों ओर डालना चाहिए, ये भी सही बात है। चारकोल गड्ढे में डालना चाहिए, ये भी सही बात है। इसके अलावा और समांतर यानी अनेक 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 अर्थिंग को समांतर में जोड़कर, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। अगला, पावर स्टेशन पर अर्थिंग प्रतिरोध कितना होता है? तो दोस्तों यहां पे ध्यान रखना, एक होता है छोटे स्टेशन, छोटे सब स्टेशन, ठीक है। एक होता है मध्यम सब स्टेशन और एक होते हैं बड़े को अपन क्या बोलते हैं? पावर सब स्टेशन। तो छोटे का होता है मेरे दोस्तों 2 ओम, बड़े का होता है 1 ओम, और यहाँ पे जो बड़े होते हैं, बड़े का होता है 0.5 ओम। ठीक है, पावर का लिए बोल रहा है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये, तो ये हो जाएगा, क्योंकि 0.5 को अपन 1/2 लिखते हैं। जैसे पूछे वैसे आपको जवाब देना है। अगला बात करते हैं यहाँ पे 67 नंबर, और 67 नंबर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं 67 नंबर को। 67 नंबर कहते हैं कि निम्न तथा मध्यम वोल्टेज लाइन के वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है? तो भैया यहाँ पे बात करना कि निम्न या फिर मध्यम, इन दोनों के अंदर 5% होता है फेरबदल। अगर उच्च वोल्टेज पूछ ले तो इसके अंदर 12.5% होता है। कितना होता है? 12.5% होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आवर्ती। तो यहाँ पे आवर्ती के अंदर कितना फेरबदल होता है? तो आवर्ती के अंदर भैया फेरबदल होता है यहाँ पे +-3% होता है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे 12, और ये सॉरी बी ऑप्शन, तो यानी 5% ये होता है निम्न व मध्यम में, ये आवर्ती के अंदर होता है, ये उच्च वोल्टेज के अंदर होता है। अगला, तो यहाँ पे बात करते हैं 68 नंबर, और 68 नंबर क्या क्वेश्चन है, आइए देखते हैं 68 नंबर। डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का कार्य क्या होता है? तो डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर जो होता है, स्टार्टर क्या कार्य करता है? तो भैया स्टार्टर काम करता है कि शुरू की जो अधिकतम जो धारा होती है, उस धारा को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। प्रतिरोध यानी जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ करके उस धारा को क्या करता है? कम करता है, यानी स्टार्टिंग करंट को सीमित करता है। बिल्कुल सही बात है। कुंडली प्रतिरोध को कम करता है, कुंडली के प्रतिरोध को कम करता है? जी नहीं। क्षेत्र परिपथ प्रतिरोध में वृद्धि करता है? रिवर्स नहीं। पहला ही ऑप्शन इसमें क्या रहेगा? राइट रहता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 69 नंबर। एक आदर्श एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध कितना होता है? दोस्तों एमीटर की बात कर रहा है ये, और एमीटर की बात कर रहा है। एमीटर के अंदर, एमीटर होता है, इसके अंदर प्रतिरोध क्या होता है? निम्न। इसके अंदर निम्न होता है, प्रतिरोध निम्न होता है, और धारा क्या होती है? तो धारा उच्च होती है ये। लेकिन ये तो सामान्य है, और ये बात कर रहा है आदर्श की, और ये बात कर रहा है आदर्श की। तो भैया प्रतिरोध ये निम्न है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0, और धारा क्या हो जाएगी यहाँ पे? अनंत। तो आदर्श एमीटर की जो कुंडली होती है, उसमें जो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध क्या होगा? 0 होता है। प्रतिरोध पूछ रहा है ना, प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 0। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट होता है। जस्ट वोल्ट मीटर का जस्ट उल्टा हो जाता है, इसमें वोल्ट मीटर में उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मेरे दोस्तों कि डीसी 70 नंबर है। डीसी सीरीज मोटर को हमेशा कौन से लोड पर चलाते हैं? ध्यान रखिएगा, श्रेणी मोटर को हमेशा पूर्ण भार पर चलाया जाता है, जबकि संट को हमेशा नो लोड पर चलाया जाता है। ये पूर्ण भार पर चलाई जाती है, जबकि नो लोड पर इसको चलाया जाता है। श्रेणी मोटर जो होती है, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ये ध्यान रखना, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, जबकि इसका टॉर्क होता है वो केवल समानुपाती होता है। ये उच्च भार पर प्रयोग की जाती है, जबकि सामान्य भार पर प्रयोग की जाती है। इसकी जो गति होती है, ध्यान रखना, ये लोड के क्या होती है? लोड के विलोम अनुपाती होती है, जबकि इसकी जो गति होती है, ये क्या होती है? बिल्कुल नियत गति होती है। तो यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है कि डीसी सीरीज मोटर हमेशा कौन से लोड पर चलाया जाता है? तो अपन कहते हैं पूर्ण भार पर चलाया जाता है, फुल लोड पर चलाया जाता है। ये अगला क्वेश्चन, तो अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जब डीसी शंट मोटर पर लोड का मान बढ़ाया दिया जाता है, तो उसकी गति क्या हो जाती है? दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसकी जो गति का ग्राफ होता है वो ऐसे होता है लगभग। तो यहाँ पे जैसे लोड धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, तो ये लोड है, और ये गति है, तो गति बिल्कुल नियत रहती है, लेकिन एंड में जाके थोड़ी सी क्या हो जाती है? घट जाती है। तो ये बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है। तो अपन क्या कहेंगे? स्थिर रहती है। अगर ये स्थिर की जगह, जैसे नॉन की जगह क्या आ जाए कि थोड़ी सी घटती है,
थोड़ी सी घटती है, तो यहाँ फिर करेंगे थोड़ी सी घटती है, लेकिन ऐसा नहीं आए तो फिर अपन क्या करेंगे, स्थिर होती है। अगला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ ये केवल आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। तो यहाँ पे आपको सेशन कैसा लगा, आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये कहने की आवश्यकता नहीं है, खुद आप समझदार हो, क्योंकि आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।